हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों 10th मैथ सीरीज के अंदर दोस्तों हम जो है इंग्लिश मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट है दोस्तों HBSC एंड CBSE दोनों के लिए यूजफुल वीडियो रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमारा जो आप लोग के 80 में से 80 की बात करेंगे, जो CBSE के अंदर दोस्तों सेकंड टर्म का सिलेबस आने वाला है। तो मैं उन्हीं चैप्टर में बात करूंगा। बात करूँ HBSC की दोस्तों, हरियाणा बोर्ड की, उसमें तो टोटली सिलेबस आने वाला है। तो HBSC वाले बच्चों को तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो हर एक चैप्टर को सीखेंगे। लेकिन CBSE के जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर मैंने लिख दिया दोस्तों 4 चैप्टर है, 5th है, 9th है, 10th है, 11 है, 13 है, 14 है, ये चैप्टर आने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन 10 की बात करूं तो सर्कल हो गया, 11th की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन हो गया, 13 की बात करूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, 14 की बात करूं तो स्टैटिक्स हो गया। तो कुल मिलाकर 80 में से 80 दोस्तों आप पक्के कर सकते हो, 80 में से 80 पक्के कर सकते हो। हर एक चैप्टर से दोस्तों कोशिश करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट यानी 5 क्वेश्चन उठाने की। वो क्वेश्चन दोस्तों जो कि मजबूती के साथ एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन पर बात करूंगा। इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट होगा दोस्तों? इस वीडियो से ये बेनिफिट होगा, एक वीडियो के अंदर आप सारे चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेंगे। दूसरा, हर एक फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा, रेलगाड़ी की तरह। किसकी तरह? रेलगाड़ी यानी सुपरफास्ट की तरह, शताब्दी की तरह। हर एक फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन पर चोट करूंगा दोस्तों, हर एक चैप्टर पर चोट करता चलूंगा, ताकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट भी चीजें याद रहे और जो फार्मूले है वो भी याद रहे। तो दोस्तों हो जाओ तैयार। जब आंखों में अरमान लिया, सपने को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों जब हमने ठान लिया कि 80 में से 80 लेकर आएंगे, 100% है कि दोस्तों मैथ कंपटीशन अकेडमी आपके साथ रहेगा। तो मैं स्टार्टिंग कर देता हूं दोस्तों। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लूंगा, यानी हर एक चैप्टर से कोशिश करूंगा 5 तो कम से कम लूं दोस्तों। चलो 4 से स्टार्ट करो आप। देखिए भाई दोस्तों, अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और मैं सबसे पहले जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले एक सबसे मेन चीज है, उसका पता होना चाहिए बच्चों को, डी दोस्तों। किसका पता होना चाहिए? मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, डी। मैं बताता भी चलूंगा, मैं एक्सरसाइज 4.4 ले रहा हूं दोस्तों, यही बताता चलूंगा किस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, 4.4 की बात कर रहा हूं। और यहाँ जो सबसे मेन होता है ना क्वाड्रेटिक में, वो होता है डी, डिस्क्रिमिनेंट। इसको जानना बड़ा जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो आप इसको तो जरूर जान ले सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² में प्लस में bx प्लस में c होती है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों, x के स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है, लास्ट वाला c होता है। हमें d के बारे में जानना, d क्या होता है सर? d होता है डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और d का फार्मूला होता है b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac। ये डी किस काम आता है सर? ये डी हमें रूट्स निकालने काम आता है। हमें डी से पता लग जाता है कि इसके रूट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। नेचर ऑफ रूट दोस्तों, नेचर ऑफ रूट, यानी यहां पर देखिए x⁻2, x के 2 आंसर आने हैं। अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ax² प्लस bx प्लस c हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और डी से हम ये पता कर सकते हैं कि सर x के आंसर निकल सकते हैं नहीं निकल सकते। ठीक है सर, हमें पता लग गया b² माइनस 4ac, कंफर्म होकर चलेंगे। अब सबको पता है सर b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है। अब लास्ट टाइम है दोस्तों, एग्जाम का टाइम है, मजबूती से करें। बी क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है सर। a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट होता है सर। c क्या होता है? लास्ट होता है। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया था, ये समझ आ गया। b² माइनस 4ac क्या? अब सर ठीक है, अगर d की वैल्यू सर 0 आ जाए, d की वैल्यू सर क्या आ जाए? 0 आ जाए, क्या रूट निकलेंगे? हाँ भाई मेरे लाल, रूट निकलेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो अभी दोस्तों रूट निकलेंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, क्या रूट निकलेंगे? नहीं रे मेरे गोपाल, फिर रूट नहीं निकलेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर रूट है। कैसे रूट है? इक्वल 0 पर इक्वल रूट है दोस्तों, इक्वल रूट है। यहाँ पर रूट निकलेंगे इक्वल, यहाँ पर डिस्टिनेक्ट रूट निकलेंगे। कैसे रूट निकलेंगे दोस्तों? डिस्टिनेक्ट रूट निकलेंगे। और यहाँ पर नो रूट दोस्तों, नो रूट्स। ये एक नंबर भी आपका पक्का होगा, तभी तो मैंने इस वीडियो में बोला 80 में से 80। यहाँ एक नंबर पर भी बात हो जाएगी, और 5 पर तो हम करने वाले हैं, या 3 पर, 2 पर जो बनेगा दोस्तों। तो आपको डी निकालना है। आप लोग देखें दोस्तों, डी वास्तव में क्या बात हो रही है? बराबर 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। भाई एक नंबर लाइन ही तो होती है, ध्यान से सीखते चले, एक नंबर लाइन ही तो होती है। तो अगर 0 से छोटी है, अगर वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये केस है डी लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटे में क्या आएगा दोस्तों? माइनस। क्या आएंगे दोस्तों? माइनस। माइनस। और 0 से बड़े में क्या आएंगे? प्लस। तो समझ गए, यानी अगर माइनस में आंसर आया तो आप रूट नहीं निकाल सकते। अगर आंसर आ गया दोस्तों प्लस में, 0 से बड़ा मतलब 1 2, प्लस में पॉजिटिव आंसर आया तो डिस्टिनेक्ट रूल होंगे, एक्स के अलग अलग आंसर आएंगे। अगर 0 आ गया तो सर इक्वल रूट होंगे। अगर एक्स की वैल्यू 5 आई तो दूसरी वैल्यू क्या मानी जाएगी? 5 मानी जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? ये तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं आपके सामने। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट जो है दोस्तों रियल रूट एग्जिट करते हैं, रूट अगर एग्जिट करते हैं तो उन्हें निकाल लो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, लेकिन मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ही रहेगा। फर्स्ट का सेकंड है, इसने क्या बोला? 3x²। बोर्ड पर देखते चले, 3x² माइनस में 4 3 रूट x और प्लस में 4 बराबर में 0, प्लस में 4 बराबर में 0। अब सबको पता लग गया सर, इसने जब भी ये शब्द बोले ना आपको एग्जिट,
आप पहले एग्जिट का बताओ। तो आपको एग्जिट आते ही दोस्तों पता होना चाहिए भाई, सबसे पहले चेक तो करो डी निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर सॉरी एक्स की वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी, अगर डी आ गया माइनस में फिर कैसे निकाल पाओगे एक्स का आंसर, फिर नहीं निकाल पाओगे ना, इसलिए पहले डी निकालो। जब भी एक्स की पावर 2 सिंपल डी आएगा, इस बात को याद रखो। ए की वैल्यू कितनी है सर 3 है, बी की वैल्यू सर कितनी है -4√3 है, सी की वैल्यू कितनी है 4 है। अब मैं गलतियां भी बताता चलूंगा, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं, ए की वैल्यू 3 ठीक रख लेते हैं, बी की वैल्यू को 4√3 ले लेते हैं। नहीं, एक्स स्क्वायर को छोड़ो पूरा ही होता है, एक्स को छोड़ो पूरा भी होता है, विद साइन लेते हैं, विद साइन लेते हैं। अब डी का फार्मूला सभी जान गए, लेकिन मैं बार बार करूंगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ताकि आपको याद हो जाए। तो बी की वैल्यू है ये इसका होल स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। आप सभी जानते हैं सर माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 48, 16 48 और 4 चौके 16 48, 48 में से 48 गई 0। कुछ को समझ नहीं आया कि सर ये -4√3 का होल स्क्वायर 48 कैसे आया। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब माइनस का भी स्क्वायर है, इसका मतलब 4 का भी स्क्वायर है, इसका मतलब √3 का भी स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ होल स्क्वायर लगाया था दोस्तों, ब्रैकेट के साथ लिखा था। इसको समझ लो, ये माइनस का भी स्क्वायर है, ये 4, ये जितना लिख रहा ना सभी का स्क्वायर होगा, माइनस का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर, √3 का भी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो सर प्लस हो जाएगा, छोड़ दो इसको, तो 4 का स्क्वायर सर 16 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 3, 16 3 48, 16 3 48। सब समझ आ गया, 48 को आया, और ये 48 में से 48 गई 0। इसका मतलब रूट का एग्जिट करेंगे। अगर ये होता है 1 नंबर में तो ये पूछता कैसे रूट होंगे मेरे लाला, रूट होंगे इक्वल रूट, कैसे रूट होंगे रे, इक्वल रूट होंगे मेरे रामफल, कैसे रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। अब उसने बोला अगर ठीक है भाई रूट एग्जिट करते हैं तो उनको निकाल दे। फिर याद रखना बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला दोस्तों, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर एग्जाम सिर पर खड़ा है आप लोगों के, अब भी आप लोगों को ये नहीं पता सर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फिर आप कहां स्टैंड करो, आप देख ही सकते हो, लेकिन सीख सकते हैं। मैं वीडियो 3-4 लूंगा दोस्तों, ज्यादा वीडियो नहीं लूंगा इस पर। जो हमने गेम स्टार्ट किया सी में से 3-4 वीडियो बनाऊंगा, कन्फर्म है उसमें सारी चीजें याद आएंगी। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है याद तो करना पड़ेगा भाई। एक्स निकालने का फार्मूला होता है -b + -वर्गमूल d बटे में 2a, ये होता है दोस्तों। वैल्यू डालो आंसर निकल जाएगा। कभी भी एक्स निकालना ना, ये फार्मूला पुट कर दो, -b + वर्गमूल d बटे 2a। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा हो गया मेरे गोपाल, a क्या होता है, b क्या होता है, d क्या होता है। सर a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, सर b एक्स का कोएफिशिएंट होता है, सर d तो मैं सीख चुका हूं, b स्क्वायर -4ac होता है। समझ आ रहा है ना, आ रहा है तो ठीक है भाई। -b सर यहाँ पहले वैल्यू माइनस में है और ये भी माइनस में है। अरे दो साइन इकट्ठे मत कर रहे, मत कर दो साइन इकट्ठे, माइनस माइनस प्लस लिख तू डायरेक्ट, 4√3 प्लस माइनस वर्गमूल d की वैल्यू सर 0 आई है, 2a, a की वैल्यू सर 3 आई है, एक वैल्यू सर 3 आई है, तो मैं इसको यहीं ले लेता हूं भाई। तो ये हो गया 4√3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 की कोई वैल्यू नहीं, प्लस माइनस 0 तो 0 होती है, काट दो, छोड़ दो इसको। 4√3, 3 दूनी 6, काट दो सर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो इसको यहाँ ले रहा हूँ 2√3 बटे में 3, 2√3 बटे में 3। आप लोग आंसर ये भी छोड़ सकते हैं, राइट आंसर है दोस्तों। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करना चाहते हो तो फिर आपका आंसर ये बनेगा 2√3 बटे में 3। सही बच्चे जानते हैं कि सर √3, ये तो धार 3 को सर √3 और √3 हम लिख सकते हैं, 3 को हम 2 बार रूट लगाकर लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2√3। मैंने बोला कितनी पावर एक्स की सर 2 है, आंसर तो एक ही निकला मेरे गोपाल, एक्स का आंसर तो सिर्फ ये निकला 2√3। अरे ध्यान दे रे, डी की वैल्यू 0 आई थी, डी की वैल्यू 0 आई थी। जब भी डी 0 आता है रूट होते हैं इक्वल। रूट कैसे होते हैं मेरे लाला, इक्वल होते हैं। अगर इक्वल रूट होंगे तो दूसरी वैल्यू भी आएगी 2√3 सॉरी बार नहीं है इसके ऊपर भाई, 2√3 कितना सॉरी 2/√3। तो आपको होपफुली ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। हर एक चैप्टर से कोशिश करूंगा 5 ही क्वेश्चन लो दोस्तों, ज्यादा नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन लूंगा। चले क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। लेकिन देखिए अगर हम डी के बारे में सीख रहे हैं तो इससे बनने वाले क्वेश्चन पर मैं चोट कर दूंगा, जो क्वेश्चन डी से बन सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, और सेकंड का सेकंड पार्ट ले रहा हूं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट ही करा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, जो कि एग्जाम में मिलेंगे। आप लोग पेपर खोल कर देखना दोस्तों, ना मिले तो बताना मेरे को। अब आप लोगों से क्या बोला सेकंड में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। सो दैट का मतलब गिवन होता है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम के अंदर सो दैट का मतलब गिवन होता है। बिकॉज फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू तो पूछ रहा है, ये बोला के की वैल्यू तो निकाल ले, सो दैट, ताकि आपको डी पता है डी इक्वल रूट है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, वे इक्वल रूट रखते हैं। अब मैंने बताया जब भी इक्वल रूट का जिक्र आए बच्चे के दिमाग में सर इतना तो आना ही चाहिए ना कि सर डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू क्या है 0 है, अभी बताया था। अगर उसने बोला इक्वल रूट है, इक्वल रूट आते बच्चे के दिमाग में दौड़ आया सर डी की वैल्यू तो 0 होती है, तब इक्वल रूट होते हैं, तो गिवन है डी बराबर 0। तो लेकिन मैंने बच्चे से पूछा ठीक है भाई डी बराबर 0 है, तू मेरे को डी तो बता दे रहे मेरे को पाला, डी होता है क्या। बच्चा ना तुरंत बोला सर इसका तो फार्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। इतना पता है, क्वेश्चन नाम आता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये तो हमें पता होनी थी चीजें दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताई। अब क्वेश्चन क्या गिवन है वहां से शुरुआत कर रहा हूं, अब लिख रहा हूं दोस्तों सेकंड। ये देखो क्वेश्चन गिवन है kx
क्वेश्चन गिवन है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस में टू प्लस 6 बराबर में 0, प्लस 6 बराबर में 0। अब आपको पता है डी किस चीज की बला है दोस्तों, डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता है मेरे गोपाल, डी किस में लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तेरे सामने? अरे नहीं रे, तो बनाना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं? ब्रैकेट को। तो इसके एक्स की एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, के एक्स की, इसके एक्स की दोस्तों इस एक्स से करोगे तो के एक्स स्क्वायर, अब इसके एक्स की 2 से करोगे माइनस 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर में 0, बराबर में 0। अब बच्चों को नजर आ गया बिल्कुल सर, एक्स की पावर 2, एक्स विदाउट एक्स। अब ये बिल्कुल राइट है, यानी सर ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब करो सर, गेमा करो इसके साथ। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू मैंने पूछी, बच्चा बोला के, क्यों? एक्स स्क्वायर को छोड़ दे, एक्स स्क्वायर को छोड़ दे, जो बचा वो ए। फिर मैंने बोला बी, तो माइनस ने, बच्चे ने बोला -2, मैंने बोला गलत है रे, बी की वैल्यू एक्स को छोड़ दे, एक्स को छोड़ दे पूरा भी होता है तो -2 के होगा, -2 के होगा। सी की वैल्यू बोल रहे, उसने बोला सर 6 है, बिल्कुल ठीक आ गया। ए बी सी क्या होता है? एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे ए मिलेगा, एक्स को छोड़ोगे पूरा बी मिलेगा, सी, और लास्ट पूरा सी होता है दोस्तों। अब आपको डी तो पता ही है, डी का फार्मूला फिर लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -2 के होल स्क्वायर लगाना दोस्तों, होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू 6। तो इसको सोल्व करोगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 ही हो गया, 4 के का स्क्वायर माइनस में 24 के, माइनस में 24 के। अब उसने तो एक बात तो गिवन दी थी ना आप लोग को दोस्तों कि सर ये इक्वल रूट है, तभी तो मैं डी निकाल रहा हूं, तभी तो मैं क्या निकाल रहा हूं, इक्वल रूट है। तो अगर ये इक्वल रूट है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 के स्क्वायर माइनस में 24 के, कि सर ये तो वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू तो 0 है, मेरे अकॉर्डिंग डी की वैल्यू ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू ये 0 है, तो दोनों बराबर है दोस्तों। तो डी बराबर 0, प्लस माइनस में क्या लेते हैं कॉमन, क्या कॉमन है 4 के, भाई आपके 2 बार है, के 1 बार है, के कॉमन आ गया। 4 और 24 में मैं कई बार पूछता हूं बच्चों से जो हमारे पास ट्यूशन पर बच्चे पढ़ते हैं कि तू बता रहे इसमें कॉमन क्या, बच्चा बोलता है सर 2, बच्चा बोलता है सर 4, बिल्कुल दोनों ठीक है, 2 भी कॉमन है 4 भी कॉमन है, लेकिन बड़ा कॉमन निकालो जिसको एचसीएफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एचसीएफ के नाम से जानते हैं, उससे एक बार स्टेप करना पड़ेगा। जो बच्चा 2 निकाल लेगा फिर एक बार और 2 निकाल लेगा, परेशान होगा, इसलिए बड़ा निकाल ले रे। 4 कॉमन का मतलब जिस दोनों जिसके पढ़े में आते हो उसको एचसीएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ भी। तो 4 से 4 कटा के, 4 6 के 24 बराबर में 0, यानी के माइनस का 6 ये भी 0 हो जाएगा और 4 के बराबर में 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो के माइनस का उधर जाकर प्लस और ये 0/4, 0/4 आप जानते हो 0। तो इसने हमसे क्या बोला था, के आंसर बताओ, तो के 2 आंसर निकलेंगे दोस्तों, 6 भी और 0 भी, 6 भी और 0 भी। कोई दिक्कत है आपको? अच्छे समझ आ रहा होगा। मैं फिर बोल रहा हूं ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये बहुत है, हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों या सीबीएसई वाले बोर्ड बच्चे हो, दोनों के लिए है, और 80 में से 80 के लिए है दोस्तों, 80 में से 80 जो बच्चा लेना चाहते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट है ना, हर एक क्वेश्चन से 5-5 पर मैं चोट करने वाला हूं, मैं बिल्कुल अच्छे सिखाने वाला हूं। आगे बढ़ता हूं, चले भाई नेक्स्ट देखें दोस्तों, 4.2 का क्वेश्चन ले रहा हूं, 4.2 का ले रहा हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये तीसरा होगा और 4.2 का ही है दोस्तों, फर्स्ट का 4th पार्ट है दोस्तों, फर्स्ट का 4th पार्ट है। क्वेश्चन डिस्प्ले भी आपके सामने रहेंगे तो आप घबराए मत, फर्स्ट का 4th पार्ट है, मैं बोल भी रहा हूं, जो बच्चे मैथ लेकर साथ के साथ बैठे हुए हैं, फर्स्ट का 4th है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना हर एक बातों पर दोस्तों। मेरा अकॉर्डिंग तीसरा, आप देखें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर में 0, बराबर में 0। स्टेटमेंट को पढ़े, बिन स्टेटमेंट तो हमें क्या पता क्या करना होगा, हालांकि मेरे को भी पता है, आपको इतना भी पता है आंसर करना तो क्या है, अगर ना भी पढ़ू तो x की पावर सर 2 है, x के आंसर निकालने, 2 आंसर निकालने, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट को पढ़े भाई। इसने बोला फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब की बार रूट निकालने हैं लेकिन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर विधि से निकालने। किससे निकालने? फैक्टर विधि से। नहीं तो मैं इसके रूट डी से भी निकाल सकता था, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी, मैं इसके रूट डी से भी निकाल देता डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, उससे चेक भी हो जाता है इसके आंसर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन अपने इसने नहीं बोला, इसने बोला बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर विधि से करना पड़ेगा दोस्तों। किससे करना पड़ेगा? फैक्टर विधि से। चले फैक्टर विधि बात की बात है, सबसे पहले अपोन में देखो सर क्या पड़ा, 8 पड़ा है, अपोन में कुछ नहीं होना चाहिए, जो अपोन में होना दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई करो, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। तो 2x का स्क्वायर इसकी गुणा 8 से भी कर दो, -x इसकी गुणा भी 8 से कर दो, प्लस में 1/8 इसकी गुणा भी 8 से कर दो, बराबर में 0 इसकी गुणा भी 8 से कर दो। मैंने क्या काम किया, आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? बिल्कुल ध्यान देना भी पड़ेगा कि सर जो नीचे 8 था ना, दोनों तरफ 8 से गुणा कर दी। किससे गुणा कर दी रे? 8 से गुणा कर दी। अब देखो 8 दूनी 16 x का स्क्वायर, 8 से कट गया, सॉरी माइनस का 8x और 8 से 8 ये कट गया, प्लस का 1 और बराबर में 0। आप लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1। अब क्या होती है फैक्टराइजेशन विधि, देखें दोस्तों, ये बोलती है पहला सेम लास्ट का सेम और बीच का साइन सेम, बराबर 0 पढ़ाई हुआ था, इसको टेक दो, पहला सेम लास्ट का सेम बीच का साइन। हमेशा फैक्टर कैसे करते हो? लास्ट और लास्ट की गुणा करते हैं, कोफिशिएंट की, लास्ट नंबर बोलो या कोफिशिएंट बोलो दोस्तों। 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो इसके टुकड़े करो, 8 दूनी 16,
4 चौके 16 और 16 एकम 16, यानी जो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करी ना लास्ट की 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो इसके टुकड़े आगे 16 के। ये फैक्टर आगे दोस्तों इंग्लिश मीडियम में 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, ये 3 फैक्टर हो गए। अब इनका झगड़ा हो गया सर, इनका झगड़ा हो गया। ये बोला भाई मैं भी 16 का फैक्टर हूँ, ये बोला मैं भी हूँ, तो ये बोले किसको रखूंगा यहाँ पर, ये बोला मैं बैठूंगा, तो ये फैक्टर 8x और 2x, x का पोलिनोमियल चला हुआ है, x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टर होगा 8x 2x, ठीक है सर। ये बोला 4x मैं बैठूंगा, 16x और 1 का मतलब x होता है, 16x और x, लेकिन ये जो बीच में बैठा था 8, चलनी इसकी है सर, चलनी से 8 की, बीच वाले की जो x का कोफिशिएंट है इसकी चलनी। इसने आदेश दिया कि जो मैं 8 बना देगा, जो 8 बना देगा, जो मेरी मानेगा वो आ जाए। तो सर 8 देखो ना, इनमें से कौन बना रहा है, 8 और 2 10, ये तो 8 नहीं बना पाया, 16 में से गया 15, ये भी नहीं बना पाया, 4 और 4 8 ये बना पाया, यानी वो जोड़ने से बने या घटाने से बने, वो 8 बनना चाहिए, यानी ये बीच वाला आएगा दोस्तों। तो बीच वाला 8 है, तो इनमें से 8 किसने बनाया, 4 और 4 ने 8 बनाया, तो ये फैक्टर हो गया 4x और ये फैक्टर हो गया 4x, क्या हो गया 4x। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर ये फैक्टर बनता 8 और 2 तो फिर क्या कंडीशन होती, कंडीशन इतनी, पहले बड़ा लिखना फिर छोटा रखना दोस्तों, पहले बड़ा रखना फिर छोटा रखना, क्वेश्चन कहीं भी गलती नहीं होगा। अब आप ही देखें ये 8 आया कैसे जोड़ने से, 4 और 4 8, जोड़ने के लिए एक माइनस तो दूसरा माइनस, ये तो पता ही होना चाहिए दोस्तों, मैं एक बार सिखा दूं फिर भी बताऊंगा। जोड़ने के लिए एक माइनस और फिर माइनस, पहले 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो। तो देखो सर 16 और 4 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, लेकिन जब मैं पूछता हूं ना 16 और 4 में क्या कॉमन है, बच्चे बोलते हैं सर 4x कॉमन है। गलत रे, गलत मेरे सुल्तान, 16 और 4 में तो 4 ही कॉमन है, x स्क्वायर और x में पूछूंगा तो x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो 4 चौके 16x, पूरा बार बैठा अंदर क्या बचेगा 1, क्योंकि ये कॉमन का मतलब भाग करेगा, 4 से 4 कटेगा, x से x कटेगा, 1 बचता है। आप देख भी सकते हो अगर 4x की भाग 4x से कर दूं तो x से x कटा, 4 से 4 कटा, आंसर 1, कभी 0 नहीं बचता। कुछ बच्चे आंसर 0 बोलते हैं, भाग में कभी 0 आता ही नहीं दोस्तों, काटने से 1 आता है, कितना आता है 1 आता है, समझ गए। और ये साइन सेम, 4 और 1 में कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, 4 और 1 में कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है, क्या आता है सेम आता है। लेकिन एक परेशानी है सर, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो सावधान इंडिया, बाहर माइनस है तो सावधान इंडिया, अंदर जो माइनस क्या काम करेगा, जो माइनस क्या उनको प्लस कर देगा, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये ब्रैकेट आएगी दोस्तों सेम आ भी गई है, 4x माइनस में 1, और एक ब्रैकेट क्या होगी आप लोग जानते हो सर, एक इससे पहले वाली ली जाती है और एक इसके बाद वाली ली जाती है, तो 4x माइनस में 1 बराबर में 0। तो आप पता लग गया आपको सर ये भी 0 के बराबर है और ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये माइनस वाला प्लस का और ये गुणा चली जाएगी भाग में, सेम माइनस वाला प्लस का गुणा जाएगी भाग में। इतना तो आपको पता भी होगा ना मेरे लाल कि ये माइनस उधर प्लस होता है, गुणा किस में जाती है भाग में जाती है। कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं भाई। चले भाई देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लूंगा दोस्तों, 3 हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 लूंगा और 5वां लूंगा, मैंने बता दिया। मैं इसमें कौन सा ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग 4 है। तो इसने बोला क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दोस्तों 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक तो सम है 27, एक सम है और एक सर प्रोडक्ट है 182, ये 2 चीजें मेरे को दे रखी। यानी इसने बोला हुआ है फाइंड 2 नंबर्स निकालने दोस्तों, कोई भी 2 नंबर निकालो जिनका सम तो 27 हो, प्रोडक्ट 182 हो। बच्चा इतना तो जानता ही है सर कि फर्स्ट नंबर 2 नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालना। तो लेट कर रहे मेरे गोपाल, लेट कर ले, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, तो लेट द फर्स्ट नंबर, तो लेट द फर्स्ट नंबर क्या होगा x होगा। तो जैसे मैंने बच्चे से पूछा सो द सेकंड नंबर, सो द सेकंड नंबर, तो बच्चे ने फटन सर दिया सर वाई, ठीक है भाई तू वाई बोल रहा है उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, तो लेकिन उससे भी हो जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रोडक्ट का जिक्र आए ज्यादा आसान करना है तो एक्स की फॉर्म में मारना, क्योंकि हम चैप्टर इक्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। अगर वाई मान लूंगा ना तो चैप्टर चला जाएगा लीनियर इक्वेशन में। सीबीएसई वालों का तो गलती हो जाएगा, वो तो वाई मान नहीं सकते, हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे कर सकते हैं, वाई मानकर भी हो जाएगा उनका। लेकिन मैं फिलहाल दोनों को लेकर चल रहा हूं, तो मैं वैसे राइट क्या है, राइट इक्वालिटी के क्वेश्चन में सोल्व होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपकी मर्जी है, इसको मैं वाई मानकर भी कर सकता हूं दोस्तों, वाई मानकर भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में करूंगा, आप लोग सीखो इसको। अब देखिए दोस्तों इसने बोला 2 नंबर का सम 27 है, मैंने बोला पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर बता रहे, बच्चों के अलग अलग आंसर, कोई बोलता है सर 27 माइनस एक्स, कोई बोलता है x माइनस 27, कोई बोलता है 27 प्लस एक्स, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट होगा 27 माइनस एक्स। इस चीज को सीख लो, यानी इसका काम खत्म कर दिया, सम का काम खत्म कर दिया, मैं बता भी रहा हूं। अगर देखें अगर सम था 2 नंबर का 27, मैंने बोला उसमें से पहला नंबर 20 है, अगर टोटल 2 नंबर का सम 27 था, मैंने
मैंने बोला पहला नंबर 20 है, तो बता रहे मेरे गोपाल दूसरा नंबर कितना होगा। तुरंत बोला सर उसने 7 होगा सर। कितना होगा? 7, क्योंकि सम करो 20 और 7 27। मैंने फिर बोला चल ठीक है, पहला नंबर इसमें से पहला नंबर 10 है, तू दूसरा नंबर बता दे। उसने फिर बोला सर 17 होगा। मैंने बोला अब भी ठीक है, तू एक काम कर, मेरे को ये बता कि पहला नंबर 25 है, पहला नंबर 25 है, तो दूसरा नंबर बता दे। फिर उसके दिमाग में आई एक बात, सर 27 माइनस 25, 27 माइनस 25, तो दूसरा नंबर तो अपने आप ही निकल गया। आपको समझ आया क्या? यानी माइनस होता है जब सम देता है दोस्तों, सम देता है, जब सम देता है तो दूसरे नंबर में माइनस होता है, टोटल में से माइनस होता है, टोटल में से पहला नंबर घट कर आता है। इसलिए तो मैंने बोला कि पहला नंबर अगर x है, पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर बता रहे, तो दूसरा नंबर बनेगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। टाइम लगा रहा हूं दोस्तों, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 5 नंबर में चिपकता है क्वेश्चन, कितने में आता है? 5 नंबर में। समझ आ गया? जब भी सम देगा पहला नंबर x तो दूसरा 27 माइनस एक्स। प्लस मत कर देना दोस्तों, प्लस मत कर देना, माइनस से आता है। आप देख भी रहे हो, अगर ये 10 हुआ ना तो ये 27 माइनस 10 तो सेकंड नंबर 17 निकलेगा। अब ठीक है, अब आजा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। किस पर आजा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। एक इन्फॉर्मेशन रह गई, उसने बोला प्रोडक्ट 182 है, तो कर दे भाई प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है। पहला सम x था, दूसरा था हमारा 27 माइनस एक्स। अगर इनका प्रोडक्ट करूँ तो 182 आ जाता है, यानी इसका भी काम खत्म सर। दोनों इन्फॉर्मेशन का काम खत्म कर दिया। अब x को अंदर घुसा दे, तो ये 27x और माइनस में x का स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आकर के सर माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। लेकिन आप इतना तो जानते हो ना, पहले बड़ी पावर आती है तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 27x और माइनस का 182 बराबर में 0। आपको समझ आ गया क्या? कुछ गड़बड़ कर दी। 27 के साथ x भी था, 27 के साथ x भी था। समझ आ गया क्या? पहले बड़ी पावर रखो, फिर छोटी पावर, फिर विदाउट पावर। अब आप इतना भी जानते हो सर, पहला x स्क्वायर हमेशा प्लस होना चाहिए, तो अपना हाथ का काम है, माइनस को प्लस लिख दे, प्लस को माइनस लिख दे, माइनस को प्लस लिख दे, और 0 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने हाथ का काम है, इसमें क्या किसी प्रकार के पैसे लगते हैं दोस्तों? माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये तो हम कर ही सकते हैं। अब आ जा रहे फैक्टराइजेशन विधि, दो मैंने भी सिखाई थी। मैंने बच्चों को बोला मेरे को पाला पहला सेम, लास्ट का साइन सेम, लास्ट का साइन सेम, बीच का साइन सेम, लास्ट से गुणा करो। ये 182 यार, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 182 एकम 182, 182 एकम 182, 182 के टुकड़े कर। बच्चा बोला कोना आवे, बच्चा बोला कोना आवे, 182 के टुकड़े कहाँ आते हैं सर हमें? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तू डायरेक्ट कर लेना एक बार, मैं बता भी रहा हूँ डायरेक्ट भी। 14 गुना 13 182 होता है, 13 गुना 14 गुना 13 182 होता है। बच्चा बोला तो रट्टा विधि हो गई, रट्टा विधि होगी। बिल्कुल सर, रट्टा विधि होगी। इसका एक और तरीका है, फिर उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। वो क्या होती है तो डायरेक्ट याद कर तू, 14 गुना 13 182 होता है, 14 गुना 13 182 होता है। दूसरा भी बता देता हूँ, डी से भी निकाल सकते हो दोस्तों। जिसको फैक्टराइजेशन भी डी समझना है ना, वो डी से निकाल लो। डी से तो बिल्कुल आसान जाएगा, डी से तो निकलेगा ये क्वेश्चन। जब भी पावर 2 का कंसेप्ट हो, जब भी पावर 2 का कंसेप्ट हो, डी इतने काम का है ना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को निकाल देगा जिसमें एक्स हमें निकाल होगा। लेकिन मैं फैक्टर विधि से करा रहा हूँ। अब देखना, ये प्लस है, लास्ट का साइन प्लस है, तो जो इसका ये है ना, जो ये 27 बैठा, इसका कोफिशिएंट लास्ट का साइन क्या प्लस है, तो हमेशा एक्स के कोफिशिएंट्स के माई प्लस होता है तो नीचे से चलते हैं। लास्ट का साइन को देखते हैं दोस्तों, लास्ट का साइन प्लस है तो नीचे से, लास्ट का साइन माइनस है तो ऊपर से। अब देखिए प्लस है तो हमें नीचे से चलना पड़ेगा। ये 27 है ना, तो नीचे से चलूंगा ना तो 26 आएगा। पहले 26, फिर 25, फिर 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12। टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन फिर बता रहा हूँ, लास्ट का साइन प्लस है, लास्ट का साइन क्या प्लस है, प्लस है तो नीचे से चलते हैं। किसके नीचे से? एक्स के कोफिशिएंट के। 27 था, 27 के नीचे 26, 25। अब कुछ नहीं, अब तू इनकी गुणा कर दे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे गुणा कर दे। अब अपने आप ही जो इनकी अब गुणा करके देख ले मेरे लाल, कि जहां पर 182 आ गया वो आंसर होगा राइट। 182 कहां पर आ रहा है? तो मैंने देखा सर 20 7 140, अभी तो 140 पर पहुंचा हूं, यानी अभी तो मैं आगे जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ भी देखा 17 गुना 10 170, सर ये भी फैक्टर होना नामुमकिन है। आगे बढ़ रहा हूँ तो मैंने देखा इकाई अंक भी 2 चाहिए था, लेकिन 170 पर जब आ रहा था तो मेरे को पता था 170 182 के नजदीक आता है, 182 के नजदीक, यानी उस फैक्टर के नजदीक है दोस्तों। हमारा रास्ता आसान हो रहा है। तो मैंने देखा 6 एकम 6, नहीं सर इकाई अंक की 6, ये कैसे फैक्टर होगा? 4 3 12, उम्मीद है कि 4 3 12 यानी इकाई अंक द्वारा सर हो सकता है ये फैक्टर बन जाए। 5 दूनी 10, सर ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अच्छा अरे रे रे रे, ये तो 182 का मैंने डायरेक्ट बताया वो टुकड़ा था, यानी 16 के बाद 15 वाले पे आए। 5 दूनी 10, इकाई अंक नहीं सर, इस पर आए 4 3 12, सर हो रहा है इकाई अंक 2, और 4 3 12 हो रहा है, लेकिन ये 14 13 14 13 तो सेम ही है। ये तो क्या सेम है, यानी वैसे में पता लग गया 14 और 13 फैक्टर है, लेकिन 2 कंडीशन इसको फुलफिल करनी पड़ेगी। एक तो 182 बनाना पड़ेगा, अब पूरा देखना इकाई अंक पर मत रहना। ये तो इकाई अंक तो हम चेक ही करते हैं दोस्तों, क्योंकि इकाई अंक अगर 5 आ जाता तो मैं इसको चेक ही क्यों करता, क्योंकि मेरे को इकाई अंक 2 चाहिए ना। क्या चाहिए? 2 चाहिए, इसलिए चेक करना पड़ा है। तो
13 14 3 42 4 हासिल, 14 कम 14 और 4 18, 182 भी बन गया। और साथ में ये भी तो है फिर 27। ये बोलेगा मेरे को भी फुलफिल करना, 27 बनाकर दिखा, तो इसने बोला ले मेरे को प्लस कर ले रहे, 14 + 13 27 होता है। इसका दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, 182 भी ये गुणा बना रहा है और ये 27 भी बना रहा है। अब ये पता लग गया, पहला फैक्टर होगा 14x, दूसरा फैक्टर होगा 13x। कितना होगा? 13x होगा। लेकिन ध्यान देना मेरे को पहले बड़ा लिखना, फिर क्या लिखना दोस्त? छोटा लिखना। अब ये 27 बना कैसे? जोड़ने से 14 + 13 27 जोड़ने के लिए एक माइनस तो दूसरा भी माइनस, समान चिन्ह जुड़ते हैं, याद रखना। पिछले क्वेश्चन में भूल गया था, माइनस माइनस एक माइनस माइनस जुड़ती है, प्लस प्लस बहुत बार पूछता हूँ प्लस प्लस, बच्चा बोलता है माइनस। अरे नहीं रे, प्लस तो हमेशा ही प्लस होंगे मेरे को माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, और एक प्लस एक माइनस हमेशा घटेंगे, एक माइनस एक प्लस हमेशा घटेंगे। ध्यान देना, एक प्लस और एक माइनस हमेशा घटेंगे, एक माइनस और एक प्लस हमेशा घटेंगे, हमेशा घटेंगे। समान साइन जुड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ेंगे, प्लस प्लस हमेशा जुड़ेंगे। प्लस पर कोई डाउट मत करना, प्लस माइनस घटेंगे, माइनस प्लस भी घटेगा। भाई यहाँ पर आ जाओ, पहले दो में कॉमन ले ले, एक्स कॉमन है सर, तो एक्स से एक्स घटा, एक्स माइनस का 14 बचा। ये साइन हमेशा सेम आता है। बच्चे से मैंने बोला अब बनाकर दिखा, बच्चा अब कंफ्यूजिंग, अब फिर कंफ्यूजिंग आ गया, अब कौन हुआ सर? तो अब उसने बोला, मैंने बोला ठीक है नहीं होता, लेकिन इतना तो तू समझदार है, ये ब्रैकेट तो सेम आएगी, चिपका डाल, ये ब्रैकेट यहाँ पर चिपका डाल। ये मैंने ब्रैकेट जबरदस्ती बच्चे बोला चिपका डाल, उसने चिपका दी, बोला हाँ सर ब्रैकेट तो सेम आ गई। मैंने बोला ब्रैकेट आई तो इनसे ही होगी ना, तो एक काम करिए, जो एक्स है इस पहले से भाग कर दे, इस पहले से भाग कर दे, तेरे को पता लग जाएगा कौन बाहर बैठेगा। तो उसने भाग कर दिया, एक्स कट गया सर, 13 बचा। क्या बचा? 13। तो 13 था दोस्तों कॉमन, देखो 13 से 13 कटा एक्स। अब 182 की 13 से भाग करके देख लेना, 14 आएगा। कितना आएगा? 14, क्योंकि आपको पता है 13 × 14 182 होते हैं। चल ठीक है मेरे गोपाल, अब ये भी बात बन गई, यानी एक ब्रैकेट आ गई x - 14 और एक ब्रैकेट आ गई x - 13 और बराबर में क्या आ गया? 0। अब आप सभी जानते हो सर -14 ये भी दोनों 0 के बराबर रख दो। जब रिलेशन मल्टीप्लाई आए दोनों 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला भी, ये माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा। यानी एक्स का आंसर आपकी मर्जी दोस्त, आपकी मर्जी मेरे गोपाल। अगर तू पहला आंसर 14 मान रहा, पहली संख्या 14 मानेगा, दूसरी 13 आ जाएगी, पहली 13 मानेगा, दूसरी 14 आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लिख देना हैंस फर्स्ट नंबर, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ मेरे गोपाल, हैंस फर्स्ट नंबर। अगर तू 13 मानेगा सो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा तेरा? 14। अगर तू पहला नंबर 14 मानेगा, दूसरा क्या आ जाएगा? 13। वो बोला सर कैसे आएगा? अरे भाई तूने जब पहला नंबर 13 मानना तो दूसरा नंबर 27 - 13 करेगा 14। अगर तू मान ले पहला नंबर 14 मान रहा है, 27 - 14 करेगा 13। तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मेरी ध्यान रख लेना, जब भी प्रोडक्ट, ध्यान दे, अब ये क्वेश्चन पर इतना गेम थोड़ी ना करेगा तू एग्जाम के अंदर, इतना गेम मत करना। जब भी तेरे सामने प्रोडक्ट 182 और 27 आए, तू डायरेक्ट याद कर लेना मेरे गोपाल, थोड़ा सा वर्क कर ले। 13 × 14 सर 182 होते हैं, 13 × 14 सर 182 होते हैं। तूने बोला नहीं सर मैं तो भूल ही जाऊंगा एग्जाम के टाइम, मैं तो 15 × 16 कर दूंगा। अरे बिल्कुल कर देगा, लेकिन जब तू 13 × 14 करेगा, करके देख लेना मल्टीप्लाई, दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी ना। प्रोडक्ट भी 182 होना चाहिए और उनका टोटल 27 होना चाहिए। 13 और 13 26 और 27, 13 दूनी 26 और 27, यानी ये 27 बन रहा है और तू गुणा करके देख लेना 182 भी। मैंने सारी अप्रोचें बताई इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, आप इस विधि से निकाल सकते हो, याद रख सकते हो। ये भी बताया कि लास्ट वाला प्लस है तो नीचे से चलेंगे। दूसरा मैंने बच्चे को बोला इससे आसान भी एक तरीका, सर तू डी निकाल ले। क्या निकाल ले? डी। अगर तेरे को ये विधि समझ नहीं आती, ये विधि समझ नहीं आती तो डी से कर ले। किससे कर ले? डी से कर ले। डी निकाल करके बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, उससे भी एक्स के 2 आंसर आ जाएंगे, उससे भी एक्स के कितने आंसर आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आपको फुली समझ आया होगा। सर समझ आ रहा है ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों, लाइक कर दो। आगे बढ़ जाता हूं, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं और मैं 5th ले लेता हूं दोस्तों, अपने इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ही लूंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लो लेता हूं दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 4.2 का ही है दोस्तों 5th। इसमें क्या बोला हुआ? द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। 2 साइड हमें निकालनी पड़ेगी दोस्तों। कितनी साइड निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले गिवन क्या है दोस्तों, इसने सबसे पहले जो इफ का मतलब गिवन होता है, इफ का मतलब गिवन होता है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज 13 है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज 13 है। जैसे ही बच्चे के दिमाग में एक बात आई कि सर हाइपोटेन्यूज आ गया, इसका मतलब तो राइट एंगल है, तो मेरे को पल बना दे राइट एंगल बना दे रे मेरे रामफल, तो उसने बना दिया सर हाइपोटेन्यूज 13, हाइपोटेन्यूज 13 है। अब आज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने बोला द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर देन इट बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जहां पर तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप इसमें क्या मानोगे, इसमें पहले आप अल्टीट्यूड को एज्यूम करोगे या बेस को। क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है
दोस्तों। आप यहाँ पर अल्टीट्यूड का मानोगे या बेस को, हमेशा याद रखना मेरे गोपाल। इसने बोला है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। अल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले बेस को लेट कर मेरे दोस्त, पहले किसको लेट कर, बेस को। तो लेट बेस को x मान ले। सो अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर पी से भी लिख सकता हूं दोस्तों। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसने बोला बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये x है तो x माइनस 7 हो गया मेरे गोपाल। कितना हो गया, x माइनस 7 हो गया। और सेंटीमीटर यूनिट है तो सारों के पीछे आप सेंटीमीटर चिपका ही सकते हो, भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। बोलो अब समझ आया क्या सर। इसने हाइपोटेनियस तो तेरा दे ही रखा था, मैंने भी लिख दिया। इसने बोला जो परपेंडिकुलर है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब पहले बेस को मानना पड़ेगा, किसको एज्यूम करना पड़ेगा, बेस को एज्यूम कर। ये परपेंडिकुलर अपने आप ही निकल जाएगा, परपेंडिकुलर अपने आप ही निकल जाएगा। एक और कमाल की बात बता दूं क्या, बता देता हूं। एक और कमाल की बात बता दूं, ये जो है ना इस शब्द देख के किसके पास लिखा हुआ है, इस शब्द ये लिखा हुआ है अल्टीट्यूड के पास। किसके पास, अल्टीट्यूड के पास। यानी अल्टीट्यूड बाद में एज्यूम होगा, अल्टीट्यूड बाद में एज्यूम होगा। लेकिन इसके लिए तो फिर आपको मेरा पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, अभी उसका टाइम नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना सीखो, जो भी सिखा रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ आ गया आपको। अब कुछ नहीं बचा दोस्त, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि तू जानता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो रख दे वैल्यू, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू x माइनस में 7 का होल स्क्वायर। दोस्तों परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, अल्टीट्यूड के नाम से। 13 का स्क्वायर सभी जानते हैं 169 होता है x का स्क्वायर, और होल स्क्वायर का तो सभी को खोल लाना चाहिए। ये नहीं खोल पा रहे तो आप ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर पाओगे, ना ये बहुत सारे चैप्टर है दोस्तों नहीं कर पाओगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है पहले का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 होगी गुणा 7 दूनी 14x 7 दूनी 14x। मैं सिखा रहा हूँ जिनको सीखना है। a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये देखो ये होल स्क्वायर है तो इसका भी करेगा ए का भी, और किसका करेगा बी का भी, और इन तीनों की गुणा करके लिख दे 2ab बनेगा। क्या बनेगा, 2ab बनेगा। फिर देख ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर, तीनों की गुणा लिख दे 2ab। आप जानते हो पहले ए आता है फिर बी आता है फिर ए बी आता है, सिंपल। पहले ए आता है फिर बी आता है फिर ए बी आता है। लेकिन याद रखना ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर है, इसमें 2ab इकट्ठे है तो 2 को भी इकट्ठा लगा दिया। माइनस का फार्मूला है तो माइनस आएगा, यानी क्या आएगा माइनस, 2 के साथ माइनस आएगा, 2 के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। अगर ये प्लस का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या करता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, फिर सभी के साथ प्लस चिपक जाता, फिर सबके साथ प्लस का तो टोटली प्लस, माइनस का तो 2 के साथ माइनस। तो ये अभी यही काम किया, पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर प्लस में तीनों की गुणा, प्लस में तीनों की गुणा लेकिन माइनस के साथ। अब आप कर लो, ये तो कितना हो गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अभी तक कुछ नहीं किया दोस्त, अभी तक कुछ नहीं किया मेरे रामफल। पहला सेम यानी x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस का 14x यहीं रख दिया, प्लस का 49 यहाँ रख दिया। क्यों सर, पहले x की फॉर्म चाहिए, फिर x चाहिए, फिर विदाउट x चाहिए। अब मैंने सोचा जब इतना कर ही दिया तो ये प्लस का उधर ले जाऊँ, माइनस का 169 हो जाएगा। 0 इधर चले या उधर चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2x का स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस 0 16 में से 4 गया 12 120 कितना हो गया 120 हो गया। दोबारा देख रहे मेरे गोपाला, 9 में से 9 गई 0, 16 में 4 गया 12 बचा। लेकिन मैंने बोला तू इसको बिल्कुल छोटा कर, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। बच्चे ने देखा बिल्कुल सर इसमें 2 कॉमन है। क्या कॉमन है रे, 2 कॉमन है। तो मैंने बोला ठीक है जो कॉमन है ना उसी से भाग कर दे तू दोनों तरफ, उसी से क्या कर दे डिवाइड कर दे। लिख भी सकता है तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो 2 से 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, 0 रहेगा। 2 से 2 कटेगा x का स्क्वायर, ये कटेगा 2 से 14x, ये कटेगा 2 6 12 60। ठीक है दोस्तों, कैंसिल कर लेना, मैंने कर भी दिया। x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 60 अब मैंने बोला भाई फैक्टराइजेशन मेथड भूल गए, याद है? उसने बोला बिल्कुल याद है सर। क्या काम करते हैं, पहला सेम रखते हैं, लास्ट भी सेम रखते हैं, और बीच का साइन भी क्या रखते हैं सर, सेम रखते हैं। क्या रखते हैं अरे मेरे गोपाल, सेम रखते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब क्या करेगा, पहला सेम लास्ट सेम बीच का साइन, अब कोई जादू होगा क्या? उसने बोला सर बिल्कुल लास्ट की गुणा करेंगे, इसका कोएफिशिएंट सर 1 है और ये तो 60 है, 60 एकम 60 करेंगे सर, 60 एकम 60 करेंगे। ठीक है मेरे रामफल, अब 60 तो कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा, 60 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो उसने फट बोला 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 15 चौके भी 60 रहते हैं ना, 12 पंजे 60, 15 थे 45, 15 चौके 60, मेरे 90 आ रहा था, 15 छीके 90 होते हैं। ठीक है, मैंने बोला और लिख दे, अब तो 10 छीके 60 और लिख दे। उसने बोला 60 एकम 60। रुक जाओ सर, इनसे ही बात बन जाएगी। मैंने बोला कैसे बनेगी बात, ये झगड़ा करेंगे, ये बोलेगा ये मैं भी 60 मैं भी 60 मैं भी 60 मैं भी 60 मैं, ये बोलेगा मैं बैठूंगा, ये बोलेगा मैं करते रहेंगे। लेकिन आपको पता है चलनी इस 7 की है, चलनी इस 7 की है। बोलेगा जो 7 बना देगा वो आ जाओ, वो मेरा दोस्त जो 7 बना देगा। तो हमने भी देख लिया
लिया, 15 में 4 गया, नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, 12 में से 5 गया 7, ये बना रहा है, यानी 7 ये बना गया, 12 में से 5 गया 7, तो क्या टुकड़ा होगा 12x और 5x, 12x और 5x, कोई दिक्कत। लेकिन ये 7 बना कैसे था, जो घटाने से, 12 में से 5 गया 7, घटाने के लिए 1 माइनस और 1 प्लस, 1 माइनस और 1 प्लस, ठीक है भाई। तो अब क्या काम कर ले, पहले 2 में कॉमन ले ले, तो पहले 2 में कॉमन x है, पहले 2 में कॉमन क्या x, तो क्या बचा x माइनस का 12 प्लस, दोनों में क्या कॉमन है, उसने बोला सर हमें तो मुसीबत में डाल दिया, हमें नावेरा लग गया, क्या कॉमन है, मैंने बोला इतना तो पता है ब्रैकेट सेम आती है, ले तू ब्रैकेट सेम लिख दे, मत परेशान हो, तू ब्रैकेट सेम लिख दे मेरे रामफल, मत परेशान हो। फिर मैंने बोला ठीक है ब्रैकेट सेम लिख दी, यहाँ तो आने वाला है ना कोई ना कोई नंबर, तो मैंने बोला पहले की पहले से भाग दे दे, अपना पता लगा, एक्स एक्स कटा बाहर 5 आएगा दोस्त, कितना आएगा बाहर 5, अब तू देख भी सकता है, 5 से 5 कटा, और 5 जब 60 की 5 से भाग देगा, जब 60 को 5 से भाग करेगा तो 12 आएगा, 12 पंजे 60, मैंने निकालना भी सिखा दिया, जिनको आता हो तो देखो तो डायरेक्ट लेगा, उसको क्या परेशानी, सर 5 कॉमन 12 पंजे 60, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ गड़बड़ तो हो गई दोस्त, कुछ गड़बड़ तो हो गई है, बिकॉज देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कसुत्ती गड़बड़ हुई, क्या हुई, कसुत्ती गड़बड़ हुई, क्योंकि यहाँ माइनस कैसे आ गया जबकि प्लस का साइन था। 1 मिनट में चेक करता हूँ भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है, हाँ भाई यहाँ गड़बड़ हो गई दोस्तों, ज़्यादा माइनस के थे, ध्यान देंगे यहाँ ज़्यादा माइनस के थे, तो यहाँ पर साइन किसका बचना था भाई, माइनस का बचना था। अभी ध्यान करना दोस्तों मेरी तरह, देखो मेरे को पता लग गया, आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि मेरा तो पूरा दिमाग आपको समझाने में, इसलिए गड़बड़ हो गया, आपसे चूक ना हो, और वुमेन बीइंग है दोस्तों गड़बड़ हो ही जाती है। तो यहाँ पर माइनस आना था, इसका मतलब यहाँ भी सर माइनस ही था, यहाँ भी क्या था माइनस ही था, इसका मतलब दोस्त यहाँ भी क्या था माइनस ही था, यहाँ भी क्या था माइनस, यानी सिर्फ साइन की गड़बड़ हुई थी, अब कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो ब्रैकेट भी क्या आ गई, सेम आ गई, ब्रैकेट भी क्या आ गई, सेम आ गई, ब्रैकेट भी क्या आ गई, सेम आ गई। तो देखे, अरे रुक जाओ रे, ब्रैकेट सेम आ गई, तो आप लोग देख पा रहे हो सर, एक ये आ गई x माइनस 12 और एक ये आ गई x प्लस में 5 और ये 0 चला हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर ये था तो तू एक काम कर दे, x माइनस 12 भी 0 रख दे और x प्लस 5 भी क्या रख दे, 0 रख दे। तो उसने तुरंत काम किया, ये प्लस माइनस का प्लस सर, और ये प्लस का सर उधर जा करके माइनस। लेकिन आप जानते हो सर बेस की कुछ ना कुछ लेंथ होती है, यानी नेगेटिव तो इम्पॉसिबल है, ये तो x ले नहीं सकते दोस्तों, तो x की वैल्यू राइट 12 लेनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, अगर तेरे को 12, तो बेस क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, तो बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, तो उसने बोला सर x में से 7 घटा दो ना, अपने आप ही पता लग जाएगा। तो x की वैल्यू तो 12 आई थी, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बोलो भाई, यानी बेस भी निकालना गया, परपेंडिकुलर भी निकालना गया। वैसे ट्रिपलेट भी याद रखना, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है दोस्तों, देख लो 5 12 13 हाइपोटेनिस होता है, 13 क्या होता है, हाइपोटेनिस होता है। इस सिचुएशन में 5 का स्क्वायर करो 25, 25 में एक जोड़ो 26, 26 का आधा करो 13, एक घटाओ 12, तो ये भी याद रख सकते हैं, यानी 5 12 13 ट्रिपलेट होगा। जैसे इसने हाइपोटेनिस 13 दिया था ना, हाइपोटेनिस क्या दिया था 13, तो इसकी मजबूरी थी हाइपोटेनिस अगर 13 है तो 2 नंबर यही बनेंगे ट्रिपलेट के अंदर, 5 और 12, और इनका आप गैप भी देख लो, 12 में से 5 गया 7, यानी उसको अंतर भी 7 देना पड़ेगा। ये देखो परपेंडिकुलर के बारे में बोला भी था, अंतर 7 है, समझ पाए मेरी बात को, ठीक है। आपको कुछ ये बातें समझ नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये तो समझ ही आ रहा होगा, क्योंकि ये तो सेम ही चलता है हर एक स्कूल के अंदर, हर एक सेंटर के अंदर, ठीक है दोस्तों। हमने पहले इसे अच्छे से पहले 5 कर लिया, मैंने बोला था मोस्ट कराऊंगा दोस्तों हर एक चैप्टर से। आगे बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलो मैं अगला चैप्टर ले लेता हूं दोस्तों, 5th एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और वही क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों जो सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे, पक्का 100% है, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले ही क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे हैं, मोस्ट दोस्तों, मोस्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप लोग की एक ही जिम्मेदारी है दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करें दोस्तों, अगर आप ये वीडियो शेयर नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं दोस्तों बनाने का कुछ भी, ठीक है। आप ज़्यादा शेयर रखना, तो मैं कोशिश कंटिन्यू रखूंगा अपनी, जो मैं डाल रहा हूँ 4-5 वीडियो डालूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आप ये जो मैंने था अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको जरूर शेयर करना दोस्तों। चले बात कर रहा हूं 5th का सेकंड ले रहा हूं, ये भी बता दिया 5th का क्या ले रहा हूं, सेकंड, चलो मैं वही लिख देता हूं, 5th का सेकंड ले रहा हूं। अब ये देखिए 18 18 15 इंटीजर 1/2, और इसने बोला 13, और लास्ट में बोला -47। अब देखिए दोस्तों, अगर ना भी पढ़ूँ ना तो मैं बता सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा, मैं बता सकता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा। ये पूछेगा कि ये एपी तो उसको बोलना पड़ेगा सर ये एपी है, अगर ये एपी है ना तो यही पूछ सकता है कि इसमें कितनी टर्म है, टोटल टर्म पूछेगा, यानी एन की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे गोपाल, एन की वैल्यू। इस कंसेप्ट को सीखने के लिए थोड़ा टाइम दे, 5 क्वेश्चन कराने मेरे को, मैं 500 क्लियर करूंगा, तो मेरी तरफ देख थोड़ी सी देर, वह जो मैं समझा रहा हूँ फिर करूंगा दोस्तों इस पर बात। मैंने एक 2 की टेबल लिख दी मेरे गोपाल, 2 4 6 8, ठीक है, और मैंने लिख दिया 20, मैंने क्या लिख दिया 20, ठीक है। सबसे पहले तो जब एपी होती है ना, आपको पता है सर एपी कब होती है, जब सर डी सेम होता है, एपी के अंदर डी तो सेम होना चाहिए, तो पहले तो डी सीख ले क्या होता है, डी तो होता है सर दूसरे में से पहला घटा दो, 4 - 2 2, या सर एक काम करो चौथे में से तीसरा घटा दो,
यानी आप लोग देखें डी निकालने के लिए दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, डी सेम आता है, डी सेम है तभी तो एपी है। चले भाई, अगर आप 8 में से भी घटाओगे 6 तो भी 2 आ जाएगा, यानी सर डी तो हमें निकालना आ गया, दूसरे में से पहला घटा देंगे तो सर डी आ जाएगा, और डी सेम होना भी चाहिए तभी एपी कहलाएगी, लेकिन उसने तो एपी दे रखी तो हम क्या डी चेक करते फिरेंगे? नहीं, डी तो एक बार निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जो बच्चों को पता होना चाहिए, सर आपको यह पता होना चाहिए एपी के अंदर ट्रम का यूज, ट्रम नाम एक कमाल की चीज है, ट्रम नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे कोई भी पूछ ले आकर के स्कूल के अंदर, सर तू बता इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, जिसको फर्स्ट टर्म को A1 के नाम से जानते हैं, ए के नाम से जाना जाता है दोस्तों ट्रम को, किसके नाम से? ए के नाम से, ए के नाम से ट्रम को जानते हैं। फर्स्ट टर्म बोल ले तो A1 लिख दे, फर्स्ट टर्म सर 2 है, कितनी है? 2 है। मैंने बोला ठीक बोल रहा है मेरे गोपाल, तू सेकंड टर्म बता, तो उसने बोला सर ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? 4 है सर। मैंने बोला ठीक है, तू फोर्थ टर्म बता, उसने बोला सर 8 है, सर 8 है, फोर्थ टर्म 8 है, फोर्थ टर्म 8 है। तो मैंने बोला ठीक है भाई 8 है। अब तू ये बता दे, ये जो 20 लिख रहा ना, ये कौन सी टर्म है? ये कौन सी टर्म है? और ये क्वेश्चन और क्वेश्चन ये सेम ही है। यानी जब मैंने बोला पहली टर्म, उसने बोला सर A1 2 है, दूसरी टर्म A2 सर 4 है, A3 6 है, A4 8 है, लेकिन जैसे मैंने बोला 20 बता दे, बच्चा रुक गया, उसको पता नहीं A20 कौन सी टर्म है। लेकिन ध्यान दे मेरे गोपाल, ध्यान दे, जब भी हमें ना पता हो ना कि ये टर्म कौन सी है, उसको an के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं? an के बराबर रखते हैं। समझ आ गया क्या? जब भी हमसे बोले कि ना क्वेश्चन में कितनी टर्म है, बिना आंख मीच करके, बिना सोचे समझे an के बराबर रख दे, आंसर आ जाएगा। तेरा मन करे तो तू इसको भी रख दे an के बराबर, ये भी हम बता देंगे सर ये कौन सी टर्म है। हालांकि हमें पता है 4 टर्म है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता, मेन फोकस है मेरा क्वेश्चन को कराने पर ही। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, an में वो ताकत है, an के बराबर जो मर्जी रख देना, तेरा आंसर राइट आएगा। तेरा मन करे इसको रख दे 8 को, an की वैल्यू 4 निकल जाएगी दोस्तों, तेरे को निकालनी आनी चाहिए। an बराबर 6 रख दे, लेकिन वो टाइम पास होगा, क्यों? क्योंकि तो हमें पता है सर ये 4 टर्म है, थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म है, फर्स्ट, मेरे को सर इसका नहीं पता, मेन हमें इसका नहीं पता, तो इसको ऑपरेशन करेंगे या इसका करेंगे? बोल रहे मेरे गोपाल सर इसका ऑपरेशन करेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ ले 5th का फर्स्ट, एक सेकंड के लिए अब शुरुआत कर देता हूं, हो गई बातें तो। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी दी1 है, इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है इसके अंदर, इस एपी के अंदर कितनी टर्म है। तो मैंने बोला ठीक है गोपाल, मैंने बोला रे मेरे गोपाल थोड़ा सा तू ये बता मेरे को जल्दी से, मैंने बोला कि मेरे गोपाल तू ये बता दे फर्स्ट टर्म क्या है, तो उसने तुरंत बोला सर 18 है, फर्स्ट टर्म तो 18। मैंने बोला तू डी भी बता दे, उसने बोला सर दूसरे में से फर्स्ट बता दो, डी तो निकल ही जाएगा, 15 दूनी 30 और 31/2 और माइनस करना 18। मैं एलसीएम बताता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से नीचे गुणा, क्रॉस मल्टीपल, बाकी आपकी मर्जी, नीचे से नीचे गुणा कर ले, 2 एकम 2, नीचे के नीचे गुणा कर, 2 एकम 2, क्रॉस कर दे, 31 एकम 31, क्रॉस कर दे, 18 दूनी 36, तो माइनस के 5/2। डी में गड़बड़ मत कर देना, डी गलत कर दिया ना तो क्वेश्चन तो सारा गलत नहीं निकाल पाएगा। डी के लिए क्या बताया, दूसरे में से पहला घटा दे, यानी 15 दूनी 30, 31/2 में से 18 गया, नीचे के नीचे गुणा, 2 एकम 2, क्रॉस कर, 31 एकम 31, 18 दूनी 36, लेकिन फर्स्ट ये 31, इसलिए पहले 31 रखना और बाद में 36 रखना, इस बात को ध्यान देना, नहीं साइन गड़बड़ हो जाएगा। चले डी तो आपको आता भी है निकालना, अब ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब कंफ्यूजिंग भरा क्या, उसने बोला इस एपी में कितनी टर्म है, तो मैंने बोला किसके बारे में पता करना चाह रहा तू, सर -47, सी का ही नहीं पता, नहीं कौन से नंबर पर है, तो हमें टोटल टर्म पता लग जाएगी। हमेशा लास्ट को an के बराबर रखते हैं, हमेशा लास्ट को किसके बराबर रखते हैं, an के बराबर, लास्ट को an के बराबर रख दे। अब an का फार्मूला तो आप सभी जानते हो सर, ये बताने की जरूरत नहीं है, an का फार्मूला बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, फिर भी बताना तो पड़ेगा, a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ये किसका फार्मूला होता है, an का फार्मूला होता है। क्या होता है, a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, तो रख दे मेरे गोपाल, a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d बराबर -47। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट कर दे मेरे गोपाल, a की वैल्यू 18, n तो हमें निकालना ही है -1, डी की वैल्यू -5/2 बराबर में माइनस का 47, बराबर में माइनस का 47। मैंने बोला उसको ठीक है भाई, n माइनस का 1 माइनस का 5/2 माइनस का 47, ये प्लस का 18 उधर किसका कर देगा तू, माइनस का। तो उसने ऐसा काम किया भी, माइनस माइनस जुड़ते हैं, 8 और 7 15, 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस के 65 दोबारा देखें, 8 और 7 15, 4 5 1 65, माइनस के 65। मैंने बोला ठीक है, ये माइनस का उधर जाकर सर किसका हो जाएगा, प्लस का, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये गलती मत करना मेरे गोपाल, ये माइनस का जरूर है, लेकिन रिलेशन याद देख तू, ब्रैक मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाती है, मतलब नीचे वाला सर ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। ये चीज पर विशेष ध्यान दे जो मैंने बोली, या माइनस देख करके बच्चा प्लस लगा देता है, उधर प्लस का 5/2 कर दिया, गलत हो जाएगा मेरे गोपाल। याद रखना, रिलेशन गुणा का, गुणा बोलेगी उधर भाग में जाएगा, भाग का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर वाला नीचे। अब देख, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 1 कट गया, 13 पंजे 65, 13 पंजे 12 पंजे, सॉरी 13 पंजे 65, ठीक है, 13 पंजे 65, 5 एकम 5
15 5 13 पंजे 65 कट गया दोस्त, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 एन, और ये माइनस का उधर प्लस, तो कितनी टर्म है दोस्तों? 27 टर्म है। यानी उसने बोला था हाउ मेनी टर्म्स, तो टोटल 27 टर्म है इस एपी के अंदर। कितनी टर्म है? 27 टर्म है। समझ आ गया? एन ही निकालना था, 27 टर्म है। अब मैं दोबारा शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको क्या करना होता है। जब एक एपी देता है ना दोस्तों, एक एपी आपको प्रॉपर दे दी, आपसे हमेशा नहीं पूछेगा कि इसमें टोटल कितने टर्म है। टर्म का मतलब एन होता है, कितनी टर्म है। तो एक ही काम करना, आंख मीच करके लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रख दे। लास्ट टर्म को किसके बराबर रख दे मेरे गोपाल? ए एन के बराबर रख दे। हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तेरा। लेकिन उसके लिए जब तूने रख दिया ए एन के लिए, तो ए एन के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। ए तू जानता है फर्स्ट टर्म होती है, डी तू जानता है सर डिफरेंस होता है, एन सर जिस पर बात हो रही है एन तो वही होता है। सिंपल सा फंडा। समझ आ गया? और लेता हूं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। चले भाई, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है एपी से दोस्त, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूँ, यानी मेरा सेकंड है एपी का। 14 क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला हुआ है। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसके बिटवीन निकालने हैं, इसके बिटवीन नंबर निकालने हैं। कितने नंबर है, लेकिन एक कंडीशन और दी, वो मल्टीपल होने चाहिए 4 के। किसके मल्टीपल होने चाहिए मेरे दोस्त? 4 के मल्टीपल होने चाहिए। उसने एक बोला, फिर दोबारा सीख ले क्वेश्चन नंबर 14 में, हाउ मैनी मल्टीपल। हाउ मैनी का मतलब दोस्तों एन निकालना। हाउ मैनी का मतलब एपी में एन ही होता है कि टोटल टर्म कितनी है इसके अंदर। अरे टोटल टर्म तो बाद में निकाल लेंगे, पहले तो एपी की वो नहीं, एपी की फॉर्म बनाएंगे। लेकिन सिखा रहा हूं, उसने बोला 10 और 250 के बीच में लेनी है एपी की फॉर्म, लेकिन वो मल्टीपल 4 के होने चाहिए। किसके होने चाहिए मेरे गोपाल? 4 के। अब तू बता, 10 और 250 के बिटवीन का मतलब 11 से स्टार्टिंग होगी। किससे स्टार्टिंग होगी? 11 से, और 249 तक जाएंगे, 249 तक जाएंगे। अब मेरे को जल्दी बता, 11 क्या 4 का मल्टीपल होता है? 4 का मल्टीपल का मतलब है वो 4 की टेबल में आना चाहिए, या वो 4 से कैंसिल होना चाहिए। दो चीजें बताई, या तो 4 की टेबल में आना चाहिए, या वो 4 से कैंसिल होना चाहिए। बात सेम ही होती है। मल्टीपल का मतलब यही होता है। तो 11 तो नहीं आता सर, तो पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होगा 12 होगा, 12 के बाद सर 16 होगा। ठीक है, मैंने बोला मेरे गोपाल क्या सारे लिखेगा क्या से? वो बोला नहीं सर, लास्ट और लिख दूंगा। तो मैंने बोला क्या 249 होता है? उसने बोला सर चेक करना पड़ेगा। कर भाई, क्योंकि लास्ट 249 ही होगा। क्या ये 4 का मल्टीपल है? चेक करने से पता लगेगा भाई। 4 छीके 24, ये तो कट गया सर 9 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा रिमाइंडर। कितना बचा? 1 बचा। कितना रिमाइंडर बचा? 1। ये नहीं होता। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, एक रिमाइंडर बच रहा तो इसी को माइनस कर देना, तो तेरे जो रिमाइंडर बच रहा उसी को घटा दे, तो अपने आप ही पता लग जाएगा। 1 घटाएगा 248 होगा सर। यानी लास्ट जो टर्म 4 से डिवाइड होगी ना, वो 248 होगी। क्या होगी मेरे गोपाल? 248 होगी। मैंने बोला मेरे गोपाल, अब तू जब भी ऐसे बोले ना कि हाउ मैनी नंबर, हाउ मैनी टर्म बिटवीन 10 एंड 20 मल्टीपल बाय 4, हमेशा एक एपी बनानी मेरे गोपाल। क्या बनानी? एपी बनानी। अब ध्यान दे, जो पहला क्वेश्चन कराया था कुछ ऐसा ही था, उसमें भी हाउ मैनी टर्म्स पूछी हुई थी। मैंने बोला था कि हमेशा आंख मिच के लास्ट टर्म को किसके बराबर रख दे? ए एन के बराबर रख दे, आंसर आ जाएगा। यानी ये थोड़ा सा एक स्टेप बढ़कर था, एक स्टेप ये बढ़कर था। इसमें एपी बच्चे को खुद बनानी थी। मेरी बात को ध्यान से सीख ले, ये वीडियो सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद है। ये वीडियो सीधो पेपर की खोपड़ी में छेद है। रीजन पिछले क्वेश्चन में अंतर बता रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में एपी दे रखी थी, बड़ा आसान रास्ता था, बच्चे को कुछ नहीं करना था ज्यादा, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एपी तेरे को खुद बनानी पड़ेगी, एपी तेरे को खुद बनानी पड़ेगी। एपी बना दी क्वेश्चन 0। तो ए की वैल्यू कितनी है? उसने बोला सर ए की वैल्यू 12 है। मैंने बोला अब डी तो बता दे। डी तो हमेशा जो मल्टीपल था ना वही रहेगा, या फिर तू निकाल भी सकता है, पहले दूसरे में से पहला घटा दे तो 4 है ना। लेकिन वो जिसका मल्टीपल होता है, जिससे डिविजिबल होते हैं ना, वही किसका काम करती है सर? डी का काम करती है। लेकिन तू निकाल भी सकता है। अब मैंने बोला ठीक है, इतना काम हो गया, अब क्या करेगा? उसने बोला सर एपी का क्वेश्चन आएगा, एपी का क्वेश्चन आएगा, लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल तू समझदार हो गया, कर दे काम अब। तो उसने बोला सर ए एन का फार्मूला ए प्लस में एन इंटू में डी बराबर 248 ही है। ए की वैल्यू कितनी है सर? 12 है। ए की वैल्यू कितनी है? 12 है। एन तो मेरे को निकालना है। डी की वैल्यू कितनी है सर? 4 है, बराबर 248। एन माइनस का 1 इंटू में 4, 248। तो अब बता मेरे गोपाल, ये प्लस का 12 किसका हो जाएगा सर? माइनस का कर दो। 8 में से 2 गया 6, 24 में से 1 गया 23, और एन माइनस 1 ये गुना का 4 भाग में चला जाएगा। 4 छीके 24 नहीं रे, 4 छीके 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 में 36, 59 आ गया सर, 59। और ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस, माइनस का 1 उधर जाकर के प्लस। तो दोस्तों 60 ऐसे नंबर, 60 ऐसी टर्म है इसके अंदर जो 4 के मल्टीपल है। इसका मतलब ये था, पूरे एक्यूरेट भी मैंने बता दिया। समझ आ गया इसकी कहानी। एक क्वेश्चन और लेता हूँ दोस्त, एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि मैं इस मेथड को ही कंप्लीट करा दूँ। फिर 2 क्वेश्चन एसएन से ले लूंगा। किससे ले लूंगा? एसएन से ले लूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर आपके सामने भाई, क्वेश्चन नंबर लूंगा 13 ले लूँ।
क्वेश्चन नंबर 13 ले लेता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन एस एन से ले लूंगा दोस्तों। 13 ले लेता हूँ ताकि अगर यहाँ से आया एन से निकालना आया तो आपको समझ आ जाए, आपका कोई छूटे ना, है ना। तो आप लोग देखिए दोस्तों एन का, देखिए एक चीज को याद रखे दोस्तों, एक चीज को हमेशा याद रखिए, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। मन से हार नहीं माननी दोस्तों। मैथ कंपटीशन एकेडमी आपके साथ है, तो किस चीज की आपको दिक्कत है, आप कमेंट डालें सर ये चैप्टर हमें समझ नहीं आ रहा, तुरंत उसका डिस्प्ले आपके सामने हो जाएगा। कोशिश करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर जो प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट डाल दें, और एक प्रॉब्लम जो होगी ना हमारे सामने उसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे। 13 पर बात कर रहा हूँ। इसने बोला 13 में हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब फिर सीख ले 2 कंडीशन दी, एक तो डिजिट लेनी है 3 डिजिट नंबर, एक तो क्या लेनी, 2 कंडीशन है लिख रहा हूँ। किसका जिक्र है, 3 डिजिट नंबर का जिक्र है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी का मतलब एन निकालना, हाउ मैनी का मतलब एन निकालना, लेकिन 3 डिजिट नंबर लेने हैं जो कि डिविजिबल बाय 7। किससे डिविजिबल है रे, 7 से डिविजिबल है। 2 कंडीशन ही देता है दोस्त मेरी बात को सीख ले, मेरे रामफल 2 कंडीशन देता है। इसमें भी यही कंडीशन थी, इसमें बोला था 10 और 20 के बीच 4 के मल्टीपल लेने। मल्टीपल का मतलब ये सिंपल, वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। वो डिविजिबल भी बोलता तो भी बात सेम थी, यानी इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर है 3 डिजिट वाले नंबर लेने। तू समझ गया सर 3 डिजिट का मतलब तो ये भी तो है कि सर मैं 100 से शुरू होकर के 9999 तक जाऊं, यहाँ तक जाऊं, और ये डिवाइड बाय 7 से होने चाहिए, वो नंबर लेने हैं। समझ आ गया। आप देखो कुल मिलाकर के क्वेश्चन उस क्वेश्चन सेम सा नजर आ रहा है, वर्डों में घुमा रहा था आपको। यानी उसने बोला 3 डिजिट, कितने डिजिट है 1 2 3। इस 3 डिजिट के अंदर वो नंबर लेने जो किससे डिवाइड होने चाहिए 7 से। तू निकाल ले भाई, निकालने पड़ेंगे मेरे लाला, निकालने पड़ेंगे। तू 100 को चेक कर क्या होता है 7 से। अब यहाँ आ जा मेरे पास, तू मेरे पास आ जा। क्या 100 7 से होता है, वैसे तेरे को पता है सर होता नहीं, फिर भी सिखा रहा हूँ ना, क्यों हमें तो एक एपी बनानी पड़ेगी ना। अब एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़कर आ गया ना, इसमें 3 चीजें बढ़कर आई दोस्तों। एक तो ये पहले दिमाग में ये घुसना चाहिए 3 डिजिट क्या होती है, 3 डिजिट। इसमें सिर्फ 2 ही बातें आनी थी, ये दे ही रखा था सामने, तुरंत ये स्टेप लेकर आना था। इसमें पहले इस जैसा बनाना पड़ेगा, 10 और 250 नंबर में दिखना चाहिए क्वेश्चन आपको। आप गिनतियों से ज्यादा समझ पाते हो, वर्डों में आपको समझ नहीं आता, मैंने बता दिया। अब ये 100 और 99 में वो नंबर निकाल मेरे गोपाल जो 7 से डिवाइड होते हैं। मैंने बोला तू 7 को ही कर लेना, आंसर आ जाएगा। 7 एकम 7 30, 7 एकम 7 30, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 रिमाइंडर बच रहा। मैंने बच्चों को बोला ठीक है, जो बच रहा उसको माइनस मार। 100 में से 2 गया 98 7 से डिवाइड होता है। बच्चा बोला सर बिल्कुल होता है 14 से 98, लेकिन अगर बच्चे ने ये काम कर दिया 100 में से इस 2 को माइनस कर दिया, वो 98 पर पहुंच गया, वो बोलेगा सर 98 आएगा। अरे मैंने बोला अरे 98 तो ठीक है, लेकिन वो तो बेटा 3 डिजिट मांग रहा था, 2 डिजिट कितनी ले आया मेरे गोपाल 2। इसका मतलब ये तो काम खराब हो गया, आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर बच्चा बोलेगा सर 101 को करूँ 102 को, उससे भी कर सकता है, लेकिन एक और तरीका होता है, आप 7 में से इस 2 को घटा दो, इस 7 में से इस 2 को घटा दो सर 5 बचेगा। जो बचाना वो प्लस कर दे मेरे गोपाल 105। तेरे को पता लग जाएगा पहली डिजिट क्या है 105 है। समझ आ गया मैंने क्या बताया, 7 में से 2 को माइनस कर दे, 5 वो ऐड कर दे, तो तेरे को समझ आ जाएगा 105। 15 7 105, यानी तेरे को समझ आ गया मेरे गोपाल 105 जो है ना वो 7 से डिविजिबल है। उसके बाद तो 7 से डिविजिबल थी, अंतर 7 का 7 जोड़ दे 112 आएगा। क्या आएगा 112 आएगा। लेकिन अब कंफ्यूजिंग, लास्ट टर्म भी तो लिखनी पड़ेगी मेरे गोपाल। क्या लिखनी पड़ेगी लास्ट टर्म। तो बिल्कुल वो बोला सर लास्ट टर्म तो लिखनी पड़ेगी, मैं क्या करूं लास्ट टर्म के लिए, कुछ नहीं करना, वही फंडा है। तो लास्ट टर्म के लिए वही काम करना, लास्ट टर्म के लिए भी वही काम कर दे। इस 999 को 7 से डिवाइड करके देख ले, क्या पता है 7 से डिवाइड हो जाए, ये हमारी लास्ट टर्म बन जाए। तो उसने काम शुरू कर दिया। 7 एकम 7 2 29, 7 चौका 28, 1 19, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 5। सर वो बोला सर इसमें तो रिमाइंडर 5 बच गया, क्या ये 7 से डिविजिबल है। अरे नहीं रे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो उसने बोला सर अब तो आसान है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को अगर माइनस कर दूँ तो पता लग जाएगा। बिल्कुल भाई, 999 में से इस 5 को तू माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा 994। तो 994 इज द राइट आंसर। 994 7 से डिविजिबल है, यानी मेरे लाल मेरे रामफल तेरे को बनानी आ गई क्या एपी, तेरे को क्या बनानी आ गई एपी। अगर तेरे को अब एपी बनानी आ गई, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है ना दोस्त। यानी इसके अंदर क्या होता है दोस्त, एपी बनानी होती है। क्या बनानी होती है मेरे रामफल एपी। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप आराम से निकाल सकते हो। यानी 3 डिजिट के मैंने वो नंबर लिख दिए जो किससे डिवाइड होते हैं 7 से। पहले फुलफिल कंडीशन कर दी, पहले तो यही डिमांड थी उसकी कि 7 से डिविजिबल नंबर ले ले, मैंने ले लिए 105 112 आगे और ये चीज़ा अगर ये लास्ट में 994 आएगा। तो मैंने बच्चे से बोला कि तू टाइम खराब मत कर,
तू सिर्फ ये बता फर्स्ट टर्म क्या, उसने बोला 105 है, मैंने बोला डी बता, उसने बोला 7 से डिविजिबल है सर 7 ही होगा, 7 से डिविजिबल है 7 ही डी होगा। तो मैंने बोला अब क्या करेगा, उसने बोला एपी का कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रख दूंगा, किसके बराबर रख दूंगा, ए एन के बराबर रख दूंगा, उसने रख दी। तो ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी बराबर में 994, ए की वैल्यू 105 प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 तो 994, तो एन माइनस का 1 इंटू में 7 तो 994, ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसने फटाक माइनस से करके मेरे को आंसर दे दिया, 14 में से 5 गया 9 और 8, 9 में से गया 8, एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई का 7 उसने तुरंत डिवाइड कर दिया, 7 एकम 7, 7 18, 7 दूनी 14, 7 49, 127 आया दोस्तों। और ये माइनस का एक उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 128। तो आपको समझ आ गया 128 यानी 128 ऐसी टर्म है जो किससे डिविजिबल होगी 7 से। और लेकिन ये कितनी डिजिट की होंगी, 3 डिजिट की। कितने डिजिट की होंगी, 3 डिजिट की। मैंने पूरा समझा भी दिया आपको, पूरा बता भी दिया दोस्तों। आगे बढ़ रहा हूँ, चलो मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं दोस्तों। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, पीके 4th और 5th 2 क्वेश्चन की और बात करता हूं। ये मैं लूंगा एसएन से। किससे लूंगा दोस्त, एसएन से। एसएन से लेने से पहले एसएन में और एएन में दोस्त, एसएन में और एएन में अंतर पता लग जाए तो ज़्यादा मजा आ जाएगा। एसएन में और एएन में अंतर पता लग जाए तो ज़्यादा मजा आ जाएगा। यहाँ देख मेरे गोपाल, क्या होता है कि 2 4 6 8 ये देता है केपी, ये केपी देता है। और आप लोगों से एन में ज़्यादा क्या पूछ लेता है, सर ए बताओ, सर डी बताओ, सर एन बताओ। ये 3 चीज़ें ही पूछ सकता है, ए डी और एन। ये सारी चीजें ए एन से पता लग जाती है। किससे पता लग जाती है, ए एन से। मेरी बात को सीख। ए पूछेगा तो किससे पता लगाएगा तू, सर ए एन से पता लगाऊंगा। डी पूछेगा सर वो भी हमें ए एन से पता लग जाता है। सर एन पूछेगा सर वो भी एन से पता लग जाता है। अरे फिर ये एस एन किस काम का है, ये एस एन तो सिंपल एक ही काम करता है, सम करता है बस। एपी का क्या करता है, सम करके देता है सर। एपी का क्या करके देता है, सम करके देता है। एस एन का सिर्फ एक ही फार्मूला दोस्तों, एस एन काम आता है सम करने के लिए। क्या काम करने के लिए, सम करने के लिए। यानी एक एपी जब बना लेता है ना बच्चा तो उसका सम पूछ लेता है, उससे क्या पूछ लेता है, सम। तो इसका तो सिंपल से फंडा है। एस एन जब भी तो फार्मूला बनेगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ये तो याद ही रखना पड़ेगा मेरे गोपाल, मेरे रामफल, इसको याद कर। एसएन क्या होता है, एसएन होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये फार्मूला याद कर ले, एसएन का फार्मूला। n के बारे में तेरे को पता ही है, a के बारे में तेरे को पता, d के बारे में तेरे को पता, सब चीजें तेरे को पता है। अब होता है एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या होता है वो सिंपल इतना ही फंडा है। अगर एसएन निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कितनी टर्मों का निकालना है, यानी कितनी टर्में है दोस्तों। यही तो बोलेगा ना, जब वो हमसे बोलेगा कि पहले 20 पदों का निकालना, पहले 20 टर्म का निकालना, तो S20 निकालना। इस बात को सीख ले, S20 निकालना। क्या निकालना, S20 निकालना। तेरे से बोला फर्स्ट, एक शब्द लगाएगा दोस्त, एक शब्द लगाएगा दोस्तों फर्स्ट। ये शब्द ध्यान दे लेना, ये कंफ्यूजिंग दूर कर देगा। ये शब्द लगाया फर्स्ट 16 टर्म का सम निकालो, फर्स्ट 16 टर्म का। तो बच्चा बोलेगा सर S16 निकालना। क्या निकालना, S16 निकालना है। लेकिन एक बार कंफ्यूजिंग करा देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलता है कि 16 टर्म 49 है, 16 टर्म 49 है। तो कहीं भी उसने सम बोला क्या इसमें, नहीं, वो बोल रहा 16 टर्म 49 है। इसका मतलब A16 बराबर 49 है। ये एन का जिक्र चला हुआ है, इसका मतलब ये है। उसने बोला 16 टर्म 49 है, 16 टर्म 49 है तो A16 बराबर 49 है। लेकिन उसने बोला फर्स्ट 16 टर्म का सम 49 है। मेरे गोपाल आजा चमत्कारी शब्द पर। अगर तूने इन दोनों को सीख लिया तो एपी खत्म, एपी में कुछ नहीं बचा दोस्त। ये कि इनको देखो, उसने बोला 16 टर्म 49 है तो A16 बराबर 49 है। लेकिन हेलो, अगर उसने बोला फर्स्ट 16 टर्म का सम 49 है तो S16 बराबर 49, S16 बराबर 49। जहाँ भी सम शब्द बोला वहाँ S आ जाएगा, नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन एन में रहेगा। ज़्यादा डिमांड एन की है, ज़्यादा डिमांड किसकी है, एन की है। एसएन तो सिर्फ सम करने के लिए आता है। किसके लिए आता है, सम करने के लिए आता है। मैंने अंतर स्पष्ट कर दिया। मैं क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूँ मेरे गोपाल, मैं क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूँ। देखें देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। फाइंड द सम, सम आ गया दोस्त, ऐसा निकालना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट शब्द आएगा, मैंने बोला था फर्स्ट शब्द आएगा 100% आएगा जब सम आएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें वो फर्स्ट 40 नंबर लेने जो डिविजिबल बाय 6 होने चाहिए, 6 से डिविजिबल होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 से डिविजिबल तू जानता ही है, 6 से डिविजिबल तू जानता ही है। 6 से अगर डिविजिबल होना है तो 6 की टेबल ही तो है वो। अगर वो 6 से डिविजिबल है तो किसकी टेबल है, 6 की। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इसने बोला 6 से डिविजिबल नंबर लेने, तो तू जानते ही है सर 6 12। क्या सर लास्ट लाइन में निकाल ले? अरे लास्ट क्यों निकालेगा, बता क्यों निकालेगा? ऐसा में लास्ट की हमें जरूरत नहीं होती। इसने पहले ही दे रखा 40 तक जाना। इस बात को समझ ले, फर्स्ट 40 कितने का सम करना, फर्स्ट 40 का। अब मेरी बात को ध्यान से सुन तू, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 6 है।
सिंपल। अरे अगली टर्म क्या होगी, 18 ही नहीं होगी क्या, ये तो समझ पा रहे हो आप लोग। 6 से डिविजिबल का मतलब 6 टेबल, 6 12 18 24 लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ 2 3 ही लिखनी होती है हमें। ए की वैल्यू 6, डी क्या होता है, दूसरे में से पहला घटाएगा 6, 6 से डिविजिबल है डी तो 6 ही बनेगा, 6 का मल्टीपल है तो डी तो 6 ही बनेगा। इतनी बात समझ आ गई। उसने अब बोला फर्स्ट 40 का निकालना सम, किसका निकालना, फर्स्ट 40 का। लेकिन उससे पहले एसएन का फार्मूला याद कर, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अब कितने का सम निकालना, इस पर ध्यान दे, गौर फरमा, क्वेश्चन को फिर रीड कर। उसने बोला फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 40 का मतलब दोस्त S40 समझ आ गया क्या। फर्स्ट के बाद ध्यान देना, जो फर्स्ट के बाद लिखा होता है ना फर्स्ट 40, यही दोस्तों n कहलाता है। ये क्या कहलाता है, n कहलाता है। कुछ बच्चे तो इसमें ही कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ कई बार कि तू इसमें बता किसका सम निकालना है, तो कुछ तो बोलते हैं सर S40, कुछ बोलते हैं S6, क्योंकि इसमें ये भी लिख रखा है डिविजिबल बाय 6। अरे डिविजिबल बाय 6 तो AP बनाने के लिए दी, डिविजिबल बाय 6 तो AP बनाने के लिए दी, जिससे बच्चा A और D निकाल सके, जिससे बच्चा क्या निकाल सके रे, A और D निकाल सके। ठीक है, अब आपको लगा फर्स्ट के बाद जो समझ लिखता है वो n का काम करता है, तो S40 निकालना, टेप डाल। अब क्या है, n की वैल्यू 40/2 इंटू में 2a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस में 40 माइनस का 1 इंटू में d की वैल्यू 6। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ो। 2 से कटा 20 और 6 दूनी 12 प्लस में 39 गुना में 6 करना ही पड़ेगा। 39 गुना में आगे देखे, यहाँ तक हम कर चुके हैं, तो अब क्या काम करेंगे, 12 मल्टीप्लाई कर दे, 9 छिके 54, 9 छिके 54 5, 9 छिके 54 5, 6 से 18 और 5 23, तो इसको करेंगे 20 मल्टीप्लाई में 4 2 6 23 और 1 24, इसको और करें 0, 6 दूनी 12, 1 24 दूनी 48 और 1 49 20 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो समझ आ गया आपको। एसएन तो मामूली, एसएन आते ही किस लिए है, सिर्फ सम कराने के लिए। क्या कराने के लिए, सम। तो जो ये एपी थी ना, जो ये एपी थी 6 12 18 जो कि फर्स्ट 40 है, अगर इन फर्स्ट 40 जो 6 से डिविजिबल उनको जोड़ देना तो 49 20 आता है। अब ऐसे 40 तो कैसे जोड़ते फिरते आप, 6 प्लस में 12 प्लस में 18, पहले तो 40 लिखने पड़ते, बड़ी लंबी बन जाती कहानी, इसलिए ऐसा ना आ जाता, थोड़ी देर में निपटारा कर देता है। बोल लेगा तेरी क्या औकात, तू इतना टाइम लगवाएगा, मेरे को डाल दे फार्मूले में, मैं निकाल दूंगा सारी चीजें, इसलिए ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, धीरे धीरे करके लास्ट पर आ जाते हैं। एपी का भी निपटारा कर दिया हमने, एपी का भी निपटारा कर दिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 13 ही ले रहा हूं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 ही ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 तो आप लोग कर ही लोगे। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ये हो जाएगा। मैं 14 ले रहा हूं, ये आप लोग कर ही लोगे। 14 पर आओ। 14 में क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 50, सॉरी 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर लेने, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर लेने। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए क्वेश्चन दोस्तों, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर, ऑड नंबर का सम करना है, ऑड नंबर का सम करना है। मैंने बच्चों को एक बात बोली थी, मैंने बोला था जब तक ये फर्स्ट शब्द ना आए तेरे को ये नहीं पता लगेगा एन क्या गिवन है, एन क्या गिवन है। कहीं नहीं बताया कि एन कितना है इसके अंदर, लेकिन बता रखा वैसे वर्डों में छिपा हुआ, वो निकाल लेंगे। लेकिन अभी तक को ये मत बोल देना, अगर मैं बोलूँ बता कितनों का सम निकालना, नहीं बता पाएगा। लेकिन उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर, ऑड नंबर का सम निकालना जो 0 और 50 के बीच में आते हैं, 0 और 50 के बीच में आता है। बच्चा खुश हो गया, ऑड नंबर तो पता है सर, पहला 1 होता है, अगला 3 होता है और लास्ट में सर 49 आएगा, क्योंकि 0 और 50 के बिटवीन तो यही आते हैं। पहला ऑड नंबर 1, फिर ये 3, फिर ये 49। तो मैंने बोला ठीक है तूने एपी तो बना दी, तू मेरे को ये बता ए की वैल्यू कितनी है। उसने बोला सर 1 है। डी की वैल्यू बता, उसने बोला दूसरे में से पहला घटा दो, तो 3 - 1 सर 2 है। मैंने बोला अब एन बता दे तू क्या है, एन बता दे। वो बोला सर हाँ एन तो गिवन ही नहीं है सर, ना तो फर्स्ट में साथ एन दे रखा था ना वैसे पता, लेकिन उसको याद आ गया सर। उसने बोला सर जब एपी की फॉर्म होती है ना, लास्ट टर्म को हमेशा एन के बराबर रख देते हैं, एन निकल जाता है। यानी सर मेरे को याद है लास्ट टर्म को अगर मैं एन के बराबर रख दूंगा मेरा एन निकल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे रामपल, लास्ट टर्म को एन के बराबर रख दे, जब भी कंफ्यूज होगा यही एक रामबाण है जो तेरे को बाहर निकालेगा। यानी ए एन के बराबर लास्ट टर्म रख दी, तो ए प्लस में n-1 इंटू में डी बराबर में 49। ए की वैल्यू 1, एन तो मेरे को निकालना है सर, डी की वैल्यू 2 बराबर में 49। तो n-1 ये था 49 और ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, प्लस का इधर जाकर क्या हो गया माइनस का, तो ये हो गया 48। कितना हो गया दोस्त 48 हो गया। n-1 48, ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड में गया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी n
24, ये माइनस का एक उधर प्लस का हो गया तो 25, एन की वैल्यू आ गई 25। इतना समझ आ रहा है क्या करना होता है? दोबारा देख ले, एन माइनस का इंटू 2, ये प्लस का पहले होगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई जाएगी डिवाइड में, फिर ये माइनस जाएगा प्लस में। ये तीन ऑपरेशन सीख ले मेरे गोपाल दोबारा से। ये पहले क्या होगा? प्लस जाएगा माइनस में, फिर ये मल्टीप्लाई जाएगी डिवाइड में, फिर ये माइनस जाएगा प्लस में। रट्टा नहीं मारना, फिर देख ले रे मेरे शक्तिमान, फिर देख ले ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये पता होना चाहिए। नहीं तो बच्चे पता क्या करते हैं, जिनका बेसिक कमजोर होता है, पहले इसको भेज देंगे फिर इसको, फिर नहीं रे, एक अरेंजमेंट होती है, एक ऑर्डर होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना मैथ के अंदर दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यानी हमें जिसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, हमें वैल्यू एन की चाहिए सर। एन के जो ज्यादा दूर है ना वो पहले जाते हैं, जो एन के कच्चे मित्र है वो उनको तोड़ा जा सकता है। ये एन का कच्चा मित्र था प्लस का 1, तो मैंने इसको उधर भेज दिया तो ये माइनस का 1 हो गया। अब एन का इनमें कच्चा कौन सा है? ये तो बिल्कुल नजदीक है, हर बार हर टाइम इससे लगा रहता है, ये तो पक्का मित्र है, ये थोड़ा कच्चा है। अभी मेरे को मौका मिला, मैंने इसको भी तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, फिर मैंने सोचा अब अकेला ही रह गया, ये अकेले को तोड़ना आसान था, इसको भी तोड़ दिया। तो आप समझ पा रहे हैं बातों को? यानी जो एन से ज्यादा दूर होते हैं वो पहले उधर जाते हैं और जो नजदीक होते हैं वो बाद में जाते हैं। ये तो वैसे भी नेचर का रूल है। आगे बढ़ो, या नहीं आगे नहीं बढ़ना, अभी तो हमें एन पता लगा 25 है, एन 25 है। अब हमें पता लग गया सर सम निकालना होता है, जब भी सम निकालना होगा ना तो हमें पता होना चाहिए कितनी टर्म है। अब हमें पता लग गया सर 25 टर्म है। अब क्वेश्चन आसान हो गया, यानी इसके अंदर ए एन भी आ गया और इस क्वेश्चन के अंदर एस एन भी आ गया। अब आप ही बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बना? ये क्वेश्चन बना जिसके अंदर ए एन का भी नॉलेज एग्जामिनर आपसे चेक कर लेगा और एस एन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर एन भी खुद निकालना पड़ेगा। सीख ले मेरे गोपाल, इसके अंदर एन भी क्या निकालना पड़ेगा? खुद निकालना पड़ेगा। एन निकाल दिया, अब जो एन की वैल्यू आई तो फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालना, एस 25 निकालना। अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तेरे को पता है एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, एस एन का तो ये फार्मूला होता है ना, और तो एन तो तेरे को पता ही लग गया 25 है, तो वैल्यू डाल आंसर निकाल। यानी सर एस 25 ये हमें निकालना, तो 25 बाई में 2a की वैल्यू तो पहले ही पता थी हमें 1 है, प्लस में 25 माइनस का 1 माइनस में डी, 25 क्यों माइनस 1 किया? एन की वैल्यू 25 चली हुई है मेरे दोस्त, तो 25 माइनस 1 है। और डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू क्या है? 2 है। डी की वैल्यू 2 है तो कर दे ट्रीटमेंट, तो ये तो 25/2, 2 एकम 2, 25 में से 1 गया 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो हो गया 25/2 गुणा में 50, 2 से काटेगा 25 और 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 625। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया। आपको एक चीज याद रखनी बस, हमेशा लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रख दे। किसके बराबर रख दे? ए एन के बराबर रख दे, आपको एन निकल जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा? एन। जैसे एन निकलेगा ऐसा निकल जाएगा, जैसे एन निकलेगा ऐसा निकल जाएगा। इतनी कहानी होती है एन पर, इससे ज्यादा नहीं होती। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 100% है कि दोस्तों ऐसे 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब देखिए बड़ा आसान है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब आप इसको सीख रहे हो तो कुछ फार्मूले तो आपको आने चाहिए दोस्तों, उसके बिना तो चलेगा नहीं। वो पहले ही बता देता हूँ। आपको पता है सर 6 रेशियो होते हैं, आपको पता है सर 6 रेशियो होते हैं। एक साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है और एक टेन थीटा होता है। हमारा वैसे इन 3 से काम चल जाएगा, साइन कोस और टेन, इससे कर लेंगे दोस्तों। बाकी की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर, तो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो बाकी की जरूरत पड़ने वाली नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगर साइन थीटा की बात करूँ तो आपको पता ही है सर साइन फोन में करते हैं। साइन किस में करते हैं? फोन। क्योंकि जब ये याद आता है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको पता है राइट एंगल भागा आ जाता है। राइट एंगल भागा आएगा तो 90 डिग्री होता है। हमेशा बेस में थीटा मानते हैं। बेस में क्या मानते हैं? थीटा। अब सारी चीजें सिखा रहा हूँ, यही कन्फर्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ये 90 डिग्री का होता है और बेस में थीटा होता है दोस्तों। और 90 के सामने सर हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। 3 चीजें हमारे काम की होती है, एच बी और पी। हमें पता है, रामफल जाग जा। साइन थीटा साइन करते हैं फोन में, यानी P/H। कोस यानी बोस, कोस यानी बोस यानी B/H। भाई फोन की जब स्पेलिंग लिख रहा हूँ तो PHONE, हमारे काम का P और H। बोस की स्पेलिंग लिख रहा हूँ तो हमारे काम का B। और दोनों के साइन के अपोन में भी हाइपोटेनियस होता है, कोस के अपोन में भी हाइपोटेनियस होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जिससे ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व होंगे होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या बोलता है? टेन थीटा सिंपल से इतना तो बोल ही देता है कि सर तू एक काम कर, 10 रुपीज पब्लिक से मांग ले। 10 रुपीज किससे मांग ले? पब्लिक से। हम अपना पर्स घर भूल गए, पैसे की जरूरत पड़ी, हम जा रहे थे, हमने बोला पब्लिक से 10 रुपीज उधार ले। 10 का मतलब 10 रुपीज पब्लिक, पहले पी आता है फिर भी आता है, कोई दिक्कत है? वैसे कोट की बात करूं लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है दोस्तों साइन कोस और टेन से सारे के सारे हो जाएंगे, फिर भी 2 मिनट लगती है। कोट यानी कोट नहीं दिलाया तो बीपी बढ़ गया। ये 4 फार्मूले ऐसे याद कर सकते हो। साइन करेंगे फोन में P/H, कोस यानी बोस B/H, टेन यानी पब्लिक P/B, कोट यानी बीपी। कोट नहीं दिलाया क्या बढ़ गया? बीपी। बी और पी, हमारे 3 ही चीजें काम की, PH और B। हमें पता लग गया 10 यानी पब्लिक, P/B, कोट यानी बीपी।
साइन फॉर्म में P/H, कोस यानी बोस B/H। हमें पता है सर साइन के अपोन भी हाइपोटेनस आता है, कोस के अपोन भी हाइपोटेनस आता है, इतनी बात सर कन्फर्म है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मेरा मतलब इतना, अब आपको टेबल तो याद होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और सर 90 डिग्री। और सर 90 डिग्री पर ये टेबल आपको कन्फर्म होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर आप सिर्फ 10 की भी याद रख लोगे ना टेबल, तो भी आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन कई बार दोस्त कोस की भी आ जाती है टेबल, किसकी भी आ जाती है, कई क्वेश्चन ऐसे कर देता फिट, उसमें क्या होता है कि कोस भी याद करना चाहिए। लेकिन 90% तक तो एक ही टेबल से काम चल जाएगा। लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो भाई 2 मिनट लगती है, हमें सारी चीजें अच्छे से कर लेनी चाहिए। मैं सभी के लिए बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ जो बच्चे कमजोर है वो सिर्फ 10 पर फोकस कर ले, 10 से भी ज्यादातर क्वेश्चन निकल जाएंगे। अभी सारी चीजों के लिए बात कर रहा हूँ। अभी आप देखें, अगर बात करूँ साइन की, टाइम नहीं लूंगा। साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, 30 होता है 1/2, ये याद ही करना पड़ेगा। 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2, 90 होता है 1। मैंने अलग से वीडियो में समझा रखी है दोस्तों, प्ले लिस्ट पड़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, आप वहां से कंफर्म कर लेना, इस टेबल को याद करा रखी है। अभी यहाँ टाइम इतना नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। कोस की बात करूं, कोस सर क्या होता है, कोस 0 1 होता है, कोस 90 सर 0 होता है। बात करूं कोस 30 की, तो सर ये √3/2 होता है। कोस 45 और वैल्यू सेम होती है 1/√2, और कोस 60 होता है 1/2, यानी ऐसे चली जाती है वैल्यू, सिंपल। जो साइन 30 था वो कोस 60 होता है, जो साइन 60 था वो कोस 30 होता है, क्रॉस होता है, सिंपल। और साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, इतनी बात तो याद रखनी पड़ेगी। बात कर लेता हूँ सर 10 की, जो कि इंपॉर्टेंट है। 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है। अब एक को यहाँ रख दे, √3 को यहाँ रख दे, तेरा आंसर आ ही गया। 10 में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। बाद वाला इन्फिनिटी होता है दोस्त, बाद वाला इन्फिनिटी होता है, जाग जा मेरे राम पर। 10 0 0, 30 1/√3, 30 1/√3, 45 1, 60 √3, और बाद वाला इन्फिनिटी। तो टेबल आपको अच्छे से आ गई, क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 चीजें, ये फार्मूले प्लस में टेबल 10 वाली, ज्यादातर तो 10 वाली। बाकी साइन कोस भी एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में बार बार, उसके लिए मैंने बता दी, सिंपल। इतनी तो याद कर लोगे ना, यानी 10 0 30 1/√3, 1 यहाँ रख दो 45, √3 यहाँ रख दो 60 डिग्री हो जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ भाई, आगे ध्यान देंगे। देखिए भाई, रीड करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी मीडियम लो लेवल से करूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी दोस्तों आया हुआ है एग्जाम में, लो लेवल का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन एग्जाम में छपा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे दोस्तों, जरूर आपको मिलेंगे, 100% है कि मिलेंगे। जब आंखों में अरमान लिया, सपने को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, सपने को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आप लोग मेहनत करें बस, संघर्ष का कोई भी तोड़ नहीं है। चले दोस्तों, बात करता हूं 4th की। इसने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्यों कंफ्यूज होता है, वो शब्दों को तो तोड़ता मरोड़ता नहीं है, या शब्दों को तोड़ना और मोड़ना पड़ेगा। जैसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है दोस्तों, टावर सीधा होता है, टॉप ऑफ द टावर, टॉप की बात हुई है, सिंपल। अब एक चीज लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, टॉप की बात हुई है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पर दोस्तों, ये रहा पॉइंट, ये ग्राउंड पर पॉइंट है। इसने बोला टॉप और पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, इसका एलिवेशन एंगल दिया आपको, कौन सा एंगल दिया, एलिवेशन एंगल दिया। चले भाई अब स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी वॉइस आ गई थी बीच में। चले अब देखिए दोबारा दोस्तों, इसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल का जिक्र है, एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री। आप हमेशा जानते हो सर बनता तो राइट एंगल ही है, बनता तो राइट एंगल ही है, यानी एलिवेशन एंगल का जिक्र है जो कि 30 डिग्री है। यहाँ तो 90 होता है, यहाँ मत बना देना, एलिवेशन एंगल फुट में बनता है, बेस में बनता है, लेकिन ये 30 डिग्री तो 90 डिग्री होता है। अब आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन रहेगी दोस्त, वो रहेगी, वो क्या इन्फॉर्मेशन बची, जो इसने अगर तू पता कर ले कि ये 30 मीटर किसकी वैल्यू है, भाई ये बेस की वैल्यू है, ये हाइट की वैल्यू है, या इस हाइपोटेनस की वैल्यू है, तो तेरा क्वेश्चन निकल जाएगा। पूरा क्वेश्चन इस 30 पर गेम है, इस 30 को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक चीज तो कंफर्म है, लास्ट लाइन पढ़ ले, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी दोस्त ये हाइट तो निकालनी है, मतलब ABC, मतलब कि परपेंडिकुलर तो 30 नहीं हो सकता। अब सिंपल सा गेम बचा, या तो बेस हो सकता है या
हाइपोटेनियस हो सकता है। अब तू समझ ले क्या है। वैसे मैं बता रहा हूँ अब ये क्या चीज़ है, इसको भी आप एक बार कंफर्म करें। इसने स्टार्टिंग में किसका जिक्र किया था दोस्त, इसने जिक्र किया था द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से दोस्त, ग्राउंड का जिक्र है, ग्राउंड से ये 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ग्राउंड का जो ये था ना पॉइंट, और ये जो टावर का फुट ऑफ द पॉइंट था ये 30 मीटर दे रखा है। ये क्या दे रखा, 30 मीटर दे रखा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, हाइट पूछ रहा था, हाइट को एच मान लिया, हाइट को क्या मान लिया, एच मान लिया। समझ गया ना। ज्यादातर वैल्यू दोस्तों, अब मेरी बात को समझे, जिसको समझ आ गया भाई, ये तो टावर की हाइट पूछ रहा था एच, और ये बेस की दे रखा थी। फिर भी ज्यादातर चीजें है ना वो ये हाइपोटेनियस के बारे में नहीं बताता, वो इनके दोनों के बारे में या तो ये पूछता है या ये पूछता है, यानी वैल्यू या तो ये देगा या ये देगा। मेरी बात को समझ गए। जिनको समझ नहीं आया, जिनको समझ नहीं आया उनको बता रहा हूँ, जिनको आ गया उनमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, अब ये एच निकालनी तो कुछ भी नहीं करना है। तो आप एंगल बी को क्या मान लो दोस्त, 90 डिग्री मान क्या ले, एंगल बी तो 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री लगती भी किस में है, राइट ट्रायंगल एंगल में चलती है। अब आप ही देखे, आपको पता है सर ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस है। अब हमेशा क्या काम करते हैं उस बात को ध्यान देना। ज्यादातर तो क्वेश्चन 10 से हो जाएगा, तो 10 का फार्मूला लगा बिन सोचे समझे, tan थीटा, 10 रुपीज पब्लिक से मांगे थे, यानी पी बटे बी। इस बात को सीख पहले मेरी बात को, 10 रुपीज हमने किससे मांगे थे, पब्लिक से, तो tan थीटा का फार्मूला पी बाई बी। अब देख तेरे को चाहिए भी परपेंडिकुलर था जो कि एच मान रखा, और तेरे को एक वैल्यू बेस है जो कि पड़ी हुई है, इसलिए हमने 10 का फार्मूला लगाया। मेरी बात को समझ गया। मेरे काम का एच नहीं था दोस्तों, मेरे काम का एच नहीं था, इसलिए मैं एच से दूर ही रहा। एच आता साइन थीटा में, साइन करते हैं फोन में, पी बटे एच छोड़ दे। एच आता कोस में, कोस यानी बोस, बी बटे एच छोड़ दे। 10 में हमें एच की जरूरत नहीं पड़ती, और हमें एच से लेना भी क्या है, हमें तो पी के बाद पी निकालना है परपेंडिकुलर, और हमें बेस गिवन है। तो देखो ये रहा पी, ये रहा बेस, इसलिए 10 लगता है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन 10 से हो जाते हैं। ये तो कंफ्यूजिंग खत्म हो गया। अब वैल्यू डाल दे। थीटा कितना दे रखा, 30 डिग्री। थीटा कितना दे रखा, 30 डिग्री। सॉरी ये सही लिखा नहीं गया, दोबारा कर देता हूँ। थीटा लिख रखा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, हमने एच मान लिया, और ये बेस कितना है 90, ये बेस कितना है 90, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले एक लाइन लिख लेना, लेट द हाइट ऑफ द टावर एच मीटर, लिख देता हूँ, ये ले, मन को शांति मिलेगी। लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये मान लेना एच मीटर, क्या मान लेना, एच मीटर। कोई दिक्कत है क्या, लेट द हाइट ऑफ द टावर एच मीटर, ये लिख करके यही गेम होगा बस। अब कुछ नहीं करना। 10 30 डिग्री पता है क्या होता है, वैल्यू पता करनी पड़ेगी। 10 पर तो 0 पर 0 होती है, 30 पर 1√3 होती है, 1√3 होती है। ये h बटे 30 था, h बटे 30 था। क्रॉस कर दे √3h, और 30 से कम 30, हमें खाली h चाहिए, तो 30 बटे √3, 30 बटे √3, ये आपका राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा और आगे सोल्व करना चाहे तो h बटे में √3, जो नीचे होता है उसी से ऊपर, और उसी से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई नीचे, तो रूट। अब क्या करोगे, आप ये कर सकते हो 30√3, 30√3 तो खाली 3 होता है, तो 3 से काटोगे तो 10, 3 से काटोगे 10, 10√3 इज द राइट आंसर दोस्तों। 10 3 रूट मीटर इज द राइट आंसर। समझ आ गया। ओनली कैलकुलेशन बची लास्ट में। तो क्या काम किया मैंने, देखो 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 क्रॉस कर दिया तो √3h, यहाँ पर देख सकते हो आप, √3h और 30 से कम 30 h निकाला, 30 बटे √3, जो नीचे रूट में होता है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब ये 30√3 का लाया, √3 खाली 3 होता है, √3 खाली 3 होता है, 3 से काटा तो 10√3, यही आपका राइट आंसर है। हाइट ऑफ द टावर क्या निकलेगी, 10√3। तो इस क्वेश्चन में 5 नंबर लेने में कोई परेशानी आप लोगों को, सर कोई परेशानी नहीं, 5 स्टेप तो चलने भी नहीं पड़ते, 5 स्टेप तो चलने नहीं पड़ते सर। आपको 10 का फार्मूला आना चाहिए सर, ये तो याद ही हो गया। 10 रुपीज पब्लिक से मांगे, यानी ऊपर पी आएगा नीचे भी आएगा, ये कन्फर्म है। टेबल याद कर ले, 10 पर टेबल याद कर ले, रट ले, 0 1/√3 1√3 और इन्फिनिटिव रट ले मेरे लाल। इस पर 5 नंबर पड़े हैं, 0 1/√3 1√3 1 ये रहा √3 ये रहा। ये भी पता होना चाहिए 0 डिग्री पर होती है, ये सर 30 डिग्री पर होती है, ये सर 45 डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर होती है, ये 90 डिग्री पर होती है। कन्फर्म माय डियर। आगे बढ़ जाते हैं, चले भाई आगे बढ़ जाता हूँ। इसका सेकंड ले रहा हूँ दोस्तों, यानी यहाँ पर क्वेश्चन लूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने। अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। इंपोर्टेंट है, बड़ा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोल रहा है 6 में बोल रहा है एक 1.5 मीटर टोल बॉय, एक लड़का है 1.5 मीटर दोस्तों, ये बना दिया मैंने भी 1.5 मीटर, एक टोल बॉय बना दिया 1.5 मीटर टोल बॉय, स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 30 मीटर की एक बिल्डिंग है दोस्तों, इससे दूर खड़ा है, ठीक है भाई, ये 30 मीटर की बिल्डिंग से हमने भी दूर खड़ा कर दिया, ये बॉय और ये बिल्डिंग। अब आगे बढ़ो, 30 मीटर से दूर खड़ा कर दिया। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप, आइज किसकी सर, बॉयज की आइज किसकी सर, बॉयज की आइज। नोट करें पॉइंट को, आइज किसकी सर, बॉयज की आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। और टॉप ऑफ द बिल्डिंग माय डियर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये एलिवेशन एंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल बनता है। एलिवेशन एंगल जब भी बोलोगा ट्रायंगल बनेगा। आई से और टॉप का एंगल कितना था, 30 डिग्री था दोस्त, कितना था 30 डिग्री था। आगे बढ़ो,
टू 60 डिग्री, ये 30 से 60 हो जाता है कब? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब ये बिल्डिंग की तरफ ये लड़का चलता है, मान लो यहाँ गया तो ये बदल करके 60 डिग्री हो जाता है, बदल कर कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब आप इसको बंदी कर सकते हो, है ना। हमारे काम का ट्रायंगल होता है, हमारे काम का ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन ये हमें एक हेल्प करेगा। वो क्या हेल्प करेगा? ये टोटल 30 था, ये टोटल दोस्त ध्यान दे, टोटल 30 था, टोटल 30 मीटर था। और ये ध्यान दे मेरे दोस्त, ये जो कि ये पड़ी हुई है 1.5 थी, अगर ये गेम आई इसके अंदर, यानी टोटल में से हाइट घटा दे, हाइट में से हाइट घटा दे, तेरी हाइट बच जाएगी। कौन सी हाइट बच जाएगी? ये बिल्डिंग वाली हाइट, ये बच जाएगी दोस्त, ये बच जाएगी मेरे डियर, ये बच जाएगी। तो पहले ये हाइट निकाले तो 30 में से 1.5 गया, 30 में से 1 गया 29, 30 में से 1 गया 29, 29 में से 0.5 गया तो 28.5, ये बच गया 28.5 मीटर। बोलिए समझ आया क्या तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे लाला? ये लड़का 1.5 मीटर का था, 1.5 मीटर का था। टोटल जो टावर था, बिल्डिंग थी, जो भी थी, टोटल बिल्डिंग ये 30 मीटर की थी। लेकिन मेरे को टोटल बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, मेरे को जो जरूरत है ना वो ध्यान दे, ये ABC ट्रायंगल की जरूरत है, A B और ये बिंदु C, ये बिंदु D, बाकी की जरूरत नहीं है। मेरे को ABC की जरूरत है, और मोटी मोटी बात करूं ABC यानी AC की मेरे को फिलहाल जरूरत है, जो कि AC है सर, वो 28.5 है, वो निकालना पड़ेगा। टोटल हाइट में से 30 में से 1.5 घटा देगा, 28.5 बच जाएगा। लेकिन अब क्या पूछा, अब उस पर आ जा। इसने क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जो टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जो बच्चा बिल्डिंग की तरफ गया, बिल्डिंग की तरफ B से D गया था दोस्त, ये निकालना BD को मैं एक्स मान रहा हूँ, सिर्फ उसको मानूंगा जो निकालना, उसको लेट करूंगा जो निकालना। बोर्ड पर देख क्वेश्चन हो गया, लेट BD का एक्स मीटर मान लिया, BD को क्या मान लिया? एक्स मीटर मान लिया। AC भी बता दे उसको, AC बता दे, AC कैसे निकाला तूने? टोटल 30 थी सर, 30 में से लड़का घटा दिया तो 28.5 आ गया। ये भी बता दिया तूने, उसको तसल्ली मिल गई। यानी ये AC भी बता दिया तूने क्या हुआ AC के बारे में। AC कैसे निकला? टोटल 30 थी ये बिल्डिंग, इसमें से 1.5 घटाओगा, 1.5 ये भी 1.5 उतनी हाइट है, तो ये तेरा 28.5 बच जाएगा। और BD जो निकालना उसको एक्स मान लिया। ये लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना गया? B से D पर ही तो थमा था करके, वो B पॉइंट से D पॉइंट पर, तो ये एक्स निकाला। अब कुछ नहीं, अब मेरी बात पर ध्यान दे मेरे गोपाला, मेरी बात पर ध्यान दे गोपाला। इसमें 3 ट्रायंगल बने हुए हैं, 1 2 और 1 पूरा 3, ठीक है। हमें काम किस में करना होता है? हमेशा काम है ना दोस्त, उसमें करेंगे जो कि है ना, हमेशा काम उसमें करेंगे। हमेशा काम किस में नहीं करेंगे? जो कि निकालना होता है, उसमें बाद में काम होता है जो हमें निकालना है। मेरे को एक्स निकालना, क्या निकालना है? एक्स। लेकिन तू समझदार है, हमें लेना हमेशा राइट एंगल ही होता है, यानी जब मैं BD निकाल लूंगा ना, उस समय मैं बात करूंगा ABC की। किसकी बात करूंगा? ABC की, बड़े ट्रायंगल की बात करूंगा। एक्स जो निकालना वो बाद का काम है। इसका मतलब 90 डिग्री वाला ये इस पर काम कर ले तू, पहले किस पर काम कर ले? छोटे ट्रायंगल पर काम कर ले, ठीक है क्या? छोटे ट्रायंगल पर काम कर ले। ट्रायंगल 3 बने हुए थे, लेकिन ये काम का ही नहीं ना, जिसमें 90 डिग्री नहीं, वो मेरा काम का ट्रायंगल नहीं। ट्रायंगल 2 ही है इसमें, सिर्फ 2 ही है। अब मैं देख लियो कौन कौन से ट्रायंगल है, C और D। ACD ट्रायंगल है एक तो, और एक बड़ा ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल नहीं बोल सकते ABD, हालांकि ये भी ट्रायंगल है, लेकिन ये काम का नहीं। हमारे काम का तो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, जिसमें HBP आते हैं। अब तू किस में काम करेगा? मैंने बताया, काम हमेशा उसमें करना जो निकालना ना, उसमें बाद में काम होता है। ये एक्स निकालना था, इसमें बाद में काम होगा, बस इतनी सी याद रख बात। अब देख भाई, किस ट्रायंगल की बात करेंगे? इन राइट ट्रायंगल ACD, इसमें काम करेंगे। ACD में जब काम करेंगे, मैंने आंख मीच कर बोला, तू tan थीटा को याद रख मेरे गोपाल, tan थीटा। 10 रुपीज किससे मांगे थे सर? पब्लिक से। तू 10 को याद कर ले, बाकी भूल जा। 10 रुपीज किससे मांगे थे? पब्लिक से। किससे मांगे थे? पब्लिक से, तो P/B। अब कन्फर्म है, 10 रुपीज पब्लिक से मांगे थे। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें? 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना आया? 28.5 आया। बेस कितना आया? बेस सर इसमें BD है, सॉरी CD है। बेस क्या है? CD, तो CD रखेंगे। बेस को क्या रख ले रे? CD रख ले। बेस है क्या इसके अंदर? अरे इसके अंदर ये तो हाइपोटेनियस है, जरूरत ही नहीं मेरे को। ये सर परपेंडिकुलर है, और ये सर बेस था। ये सर क्या था? बेस था। यानी बेस को क्या नाम है? नाम नहीं देना, नाम देकर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। हमें जो निकालना नाम तो सिर्फ उसका दिया, बाकी का नहीं। CD, तो CD रख ले। क्रॉस कर दे। क्रॉस करने से पहले tan 60 की वैल्यू याद है? भूल चुका है? याद है सर, tan 60 √3 होता है, तो 28.5 बटे में CD। क्रॉस कर दे अब, तो ये हो गया √3 CD, और ये 28.5। तो यहाँ से CD निकाल ले। 28.5 बटे में √3 और भी कैलकुलेशन हो सकती है। √3 को ऊपर नीचे करेंगे, देखेंगे, बाद की बातें हैं। फिलहाल ये छोड़ देते हैं। CD 28.5 मीटर आ चुका है। CD 28.5 मीटर आ गया। CD निकालनी आ गई क्या सर? बिल्कुल आ गई। क्रॉस करके CD ऑटोमेटिक आ जाता है। अब CD निकल चुका है। अब बात करेंगे जो हमें निकालना था बड़े ट्रायंगल पर। अब बात करेंगे इन राइट ट्रायंगल
इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में बात कर रहा हूँ भाई, बड़े ट्रायंगल पर बात कर रहा हूँ। जैसे बड़े ट्रायंगल में बात करूंगा तो क्या करना, वही काम दोस्त, वही काम tan थीटा, tan का फार्मूला पब्लिक, tan का फार्मूला क्या था पब्लिक, 10 रुपीज किससे मांगे पब्लिक से। लेकिन जब बड़े पर काम कर रहा है ना तो ध्यान देना, थीटा क्या लेगा ए बी या सी, ये थीटा 30 डिग्री लेगा जब बड़े पर काम कर रहा है। थीटा क्या लेगा 30 डिग्री, तो tan हो जाएगा 30। परपेंडिकुलर तो सेम ही है 28.5 ही है, परपेंडिकुलर तो सेम है 28.5 है। तो बेस बता मेरे को जरा क्या होगा सर, बेस इसका BC का लाएगा, तो इसमें दो चीजें आ गई सर, एक BD भी शामिल है प्लस में CD भी शामिल है, BD भी शामिल है प्लस CD भी शामिल है, इसलिए मैंने पहले CD निकाल लिया था। क्या निकाल लिया था CD। मेरी बात को समझ ले, बेस इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ पूरी बात, BC, इसमें बेस जो है BD प्लस CD है, BD प्लस CD है, इस लाइन को सीख ले। अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ सर, इसमें जो बेस है ना, बेस ये BC क्या लाएगा इसका BC, और BC जो मिलकर बना है ना BD प्लस CD से मिलकर बना है, BD प्लस CD से मिलकर बना है। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, 1/√3 28.5। BD सर, BD को मैंने x मान रखा, CD सर CD तो मेरा निकला हुआ है 28.5 बटे में √3, 28.5 बटे में √3। CD तो मेरा निकला हुआ है 28.5 बटे में √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लाल, वो मेहनत कर ले, वो मेहनत क्या है 1/√3 28.5, और यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा तेरे को, एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। एलसीएम लेना सिखा रखा सर, नीचे के नीचे करते हैं, √3 की x से करूंगा √3 क्रॉस कर दे तो √3x प्लस में 28.5 प्लस में 28.5। ध्यान दे, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दे और फिर क्रॉस कर दे, फिर क्या कर दे क्रॉस कर दे। इतना एलसीएम लेना आ गया। अब क्या होता है, अब याद कर 28.5। अब याद कर मेरे गोपाल, बाहर की बाहर गुणा होती है अंदर की अंदर, यानी 28.5 की मल्टीप्लाई √3 से करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी √3 से, तो ये बचेगा √3x प्लस में 28.5। इतनी बात समझ आ गई, यानी थोड़ी कैलकुलेशन आएगी। 5 नंबर का गेम है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीपल कर लिया, क्या कर लिया क्रॉस मल्टीपल कर लिया, हमेशा बाहर की बाहर गुणा होती है, अंदर तो एक ही चीज बची। अब क्रॉस कर दे, आंसर आ गया, अब मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। क्रॉस कर दे, इससे करूंगा सर सेम आएगा √3x प्लस में 28.5, ये हो गया 28.5। √3 के √3 से करूंगा खाली 3 आएगा, खाली कितना आएगा 3 आएगा, खाली कितना आएगा 3 आएगा। अब क्या काम कर ले, √3x 28.5 की गुणा 3 कर ले, या 28.5 की गुणा 3 कर ले, या फिर एक काम भी कर सकता है, ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। यहाँ देख ले 28.5 गुणा में 3, और ये प्लस का उधर जाकर के माइनस में हो गया। कैलकुलेशन आसान कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, जो मर्जी कर लेना तरीके से। ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया, तो हमारा बचा हुआ √3x। क्या बचा हुआ √3x, तो 28.5 दोस्त कॉमन आ गया। 28.5 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 28.5 है, यहाँ भी 28.5 है, 3 - 1 बचेगा। कॉमन लेना आता है तेरे को, तो √3x, तो ये आ गया 28.5, 3 एकम 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पर x आ गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, 57 आ गया दोस्त। 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, 57, 28 दूनी 56, 57, 57.00 कोई वैल्यू नहीं, खाली 57। अब मेरे को तो x निकालना ना, तो ये गुणा का डिवाइड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा डिवाइड में। और सोल्व करूंगा तो 57 बटे √3, ऊपर भी √3 और नीचे भी क्या लगा दूंगा √3। तो तू समझदार है सर, 57 √3, तो √3 तो खाली 3 होता है, तो ये कट रहा है, 3 से काट ले, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 19 × 57, 19 √3 इज द राइट आंसर, 19 3 रूट मीटर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ पर लेट्स तूने स्टार्टिंग में कर लिया था BDX, हमें निकालना भी BD था, तो हमारी आंसर आ गया 19 √3 मीटर। 19 √3 मीटर। सिंपल सी बात याद रखना दोस्त, मेरे रामफल एक बात याद कर लेना कि जिसमें है ना जो निकालना होता है ना, उस ट्रायंगल में बाद में काम होता है। ट्रायंगल दो ही है, एक है 90 डिग्री वाला छोटा और एक है बड़ा। पहले छोटे में काम कर ले, फिर बड़े में काम कर ले, फिर क्रॉस व्रोस पड़ेगा, लेकिन फार्मूला हमेशा 10 वाला ही चिपकेगा। किस वाला फार्मूला चिपकेगा, 10 वाला फार्मूला चिपकेगा। बाकी क्रॉस में यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पर एलसीएम लेना, बाहर की बाहर गुणा कर लेना, अंदर वाला इसमें लिख देना। बाकी तू समझदार है, अच्छे से देखना, फिर भी समझना है तो फिर बताना। तो ये अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। इस सीरीज का मेरा मोटिव यही है, सीरीज जो मैं डाल रहा हूँ, सीधा का सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद, यानी 80 में से 80। इसलिए थोड़े इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन भी चलेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। और ये तो चैप्टर आपको पता ही है, हाई लेवल ही होता है दोस्तों, लेकिन हाई लेवल नाम मात्र है, एक 10 का ही तो फार्मूला है, बाकी तो कैलकुलेशन है, आप समझ गए। और ये भी आपको समझ आना चाहिए किस प्रकार कैसे फिगर बनेगी। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है दोस्तों, ये लो, ये बिल्डिंग 7 मीटर है, ये बिल्डिंग क्या है 7 मीटर है। इसने बोला द एंगल फ्रॉम द टॉप, इसका तो टॉप लेना दोस्तों, बिल्डिंग का तो क्या लेना टॉप लेना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज,
इज 60 डिग्री, यानी एक केबल टावर भी है और इसका टॉप है, जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एलिवेशन कितना है, ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है, ये हमें पहले स्टार्टिंग में दे रखा है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके फुट से जो डिप्रेशन का एंगल बना हुआ है दोस्तों वो 45 डिग्री है। वो कितना है 45 डिग्री है। एलिवेशन एंगल हमेशा बेस में होता है, किस में होता है, बेस में। एलिवेशन 60 डिग्री था और डिप्रेशन एंगल हमेशा टॉप में होता है, यानी इसके तो में आप मेरी बात को सीखे। और फिर हमसे क्या बोला इसने, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट तो ए बी और सी, टावर की हाइट तो दोस्तों, टावर की हाइट जो निकालनी है लेट कर लेंगे दोस्तों, लेट ए सी, इसको लेट ए सी को ध्यान देना एक बात, मेरी बात पर विशेष। सर आप ये देखिए इसका भी नाम दे दो एक बार, तो इसका ए बी सी, इसको डी और इसको नाम ई दे देता हूँ। पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा सीख के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी दोनों एंगल बनते हैं ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपने आप में यूनिक हो जाता है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, फिर सारी चीजें रिपीट करूंगा। देखो एक बार दोबारा, मैंने पहले तो बनाकर दिखाया ना आपको, और एक चीज एक बार दोबारा देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ, टॉप का जिक्र था तो मैंने टॉप को यहाँ पर नोटिफाई किया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग 7 मीटर थी। फिर इसने बोला एक एंगल बनाना, एलिवेशन जो कि बेस में बनता है, इस टॉप के बेस में बनेगा 60 डिग्री। एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर का ये टॉप था, इस टॉप से 60 डिग्री बना। फिर क्या बोला, इस 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ फुट, और इसी टावर का फुट लेना, इसका डिफ्रेक्शन लेना, इसका डिफ्रेक्शन एंगल ऊपर बनेगा तो ये 45 डिग्री बनेगा। ना भी समझ आ रहा दोस्तों, फिगर को ध्यान से देख लेना, क्योंकि 2-3 मूवी तो वैसे भी याद होती है, तो ये इसकी फिगर भी याद हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया किसके बारे में क्या जिक्र है। अब उसने इसकी जो है ना हाइट मांगी, किसकी हाइट मांगी, 12 के अंदर हाइट मांगी, डिप्रेशन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट मांग रहा है। किसकी हाइट मांग रहा है, टावर की हाइट मांग रहा है। अगर टावर की हाइट मांग रहा है तो ध्यान दे मेरे को पाला, टावर की हाइट मांग रहा है तो लेट कर एसी को लेट कर ले। एसी को लेट करने से पहले एडी को एक्स मान ले, एडी को क्या मान ले, एक्स मान ले, लेट एडी एक्स मीटर मान ले, सिंपल। मैंने बोला तू एडी को एक्स मान ले, अब मैंने बोला 100, अब तो ऑटोमेटिक ही एसी निकाल सकता है, क्योंकि टावर जो था ना, जो टावर था, टावर की हाइट तो कंप्लीट है ना, टावर की हाइट तो ये कंप्लीट है, एसी निकालना मेरे को। लेकिन ध्यान दे अगर ये 7 है, ये भी तो 7 होगा, ये भी तो क्या होगा 7 होगा, इसलिए जो एसी है तो अपना आप निकल जाएगी 7 + x मीटर। एसी पर मेहनत नहीं करनी, तुमको एडी को मान, सिर्फ किसको मान, एडी को मान एक्स, तो जो हाइट है एसी तो निकल गई, क्योंकि ये तो 7 दे रखी हाइट तो ऑटोमेटिक 7 हो गई। यानी मेन काम सर उस एक्स पर करना पड़ेगा, किस पर करना पड़ेगा, उस एक्स पर। लेकिन क्या सर अगर मेरे को इस एक्स पर काम करना है, क्या डायरेक्ट मैं ए डी पर काम कर लूँ, ये 90 डिग्री रहा, ये सर 90 डिग्री रहा। आप बताओ मेरे को, अगर मेरे को सर एक्स निकालना, क्या मैं काम ए डी पर कर लूँ, नहीं रे मेरे को पाला, उस पर काम नहीं कर सकता, काम तेरे को इस पर ही करना पड़ेगा, बी सी ई पर। बिकॉज जहाँ एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना, एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, एक नहीं 2 होती है वैसे तो, थीटा भी गिवन होना चाहिए। हाँ एक बात ये देखिए सबसे पहले, अगर ये 45 डिग्री है तो ये थीटा जो बनेगा ना, ये 45 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, ये 45, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये ध्यान दे, ये 45 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। काम हमेशा बेस में ही होता है, बेस में थीटा चाहिए, इसलिए 45 है तो ये 45 हो गया। अब जहां 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, काम वहां करना। क्यों, एक 7 गिवन है, एक थीटा गिवन है, तो काम हमारा इस पर होगा। और मैं बता रहा हूं इस पर काम क्यों करेंगे, यहां से मैं बीसी निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा मेरे दोस्त, बीसी। जैसे बीसी निकलेगा मेरा ईडी निकल जाएगा, मेरा बेस निकल जाएगा, इसकी सहायता से इसका बेस निकल जाएगा तो एक्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसलिए काम इस एंगल में करना जरूरी हो गया, तो काम कर रहा हूं। यहाँ लिख भी सकता हूँ एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, तो आप समझ ही गए हो। यानी इन राइट ट्रायंगल एंगल, इन राइट ट्रायंगल ए ई बी और ई बी और ई में काम करूंगा तो वही सेम सा फार्मूला है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। tan थीटा बराबर पब्लिक, tan थीटा बराबर पब्लिक, ये टेप दे, tan थीटा, tan की रुपीज पब्लिक से मांगे, p/b। थीटा की वैल्यू देख मेरे गोपाल, थीटा की वैल्यू सर 45 डिग्री है, कितनी है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर सर 7 डिग्री है, बेस क्या सर BC है, बेस क्या सर BC है, tan 45 तो सर एक ही होता है तो BC क्रॉस कर दे तो BC की वैल्यू 7 मीटर आ गई, BC की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। अगर BC 7 आ गया तो मेरे दोस्त EC भी तो कितना आ जाएगा, ED भी तो कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। अगर ये 7 आ गया तो अगर ये BC 7 आ गया तो ED भी क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पर इस चीज को मेंशन कर दे कि BC बराबर है ED, BC बराबर है ED और ये 7 आ चुका है, ये क्या आ चुका है 7 आ चुका है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तू काम कर एंगल D 90 है। अब एंगल D क्या 90 इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन
राइट एंगल ट्रायंगल किसमें काम करेगा, ए ई डी में, ए ई डी में काम कर दे। ए ई डी में काम जैसे करेगा, बिन टेंशन के याद कर, टेन थीटा बराबर पब्लिक, टेन थीटा बराबर पब्लिक, बार बार ये चलेगा, 10 रुपीज पब्लिक से मांगे, लेकिन थीटा चेंज हो चुका है, थीटा अब की बार 60 आ चुका है, टेन थीटा, थीटा आ चुका है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स है, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस क्या है, बेस ई डी है, और ई डी तो तूने बता दिया सर 7 है, ई डी तो कितना है 7 है, सिंपल समझ आ रही है चीजें। 10 60 डिग्री 1/√3 या √3 रे मेरे गोपाल, हेलो 10 60 डिग्री की अगर बात करूं, 10 60 डिग्री की बात करूं तो 10 60 डिग्री तो √3 होता है, तो x/7, x/7 इसके बटे 1 तो क्रॉस कर दे, x ऑटोमेटिक निकल रहा है 7√3, 7√3, तो ये आ गया दोस्तों x। क्या x चाहिए था, नहीं सर मेरे को तो हाइट चाहिए थी ना इस टावर की, इस टावर की हाइट तो AC है ना, इस टावर की हाइट तो क्या मानी थी मैंने, AC, क्या मानी थी AC, तो बस आंसर आ गया, AC तो निकालना था, AC क्या आ गया तेरा 7 प्लस में x, 7 प्लस में x, तो 7 और x की वैल्यू क्या ही है तेरी 7 प्लस 7√3, 7√3 इज द राइट आंसर। और थोड़ा सा अच्छा करना चाहता तो 7 कॉमन ले ले, तो √3 प्लस में 1, √3 प्लस में 1 मीटर, सिंपल। मैंने क्या काम कर दिया मेरे दोस्त, 7 कॉमन लिया तो 7 1 7, 1 बचेगा प्लस में √3, मैंने रूट को आगे लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई परेशानी नहीं इसमें तो आगे पीछे करने में, तो इस बात को थोड़ा सीख ले। यहाँ लेट भी कर सकता है, लेट भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिख सकता है, लास्ट लाइन को देखे एक बार 12 के अंदर थोड़ा सा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, तो इसके सामने भी लिख सकता है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ये लिख सकता है हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू AC इक्वल टू ए, ये लिख ले x से हाइट ऑफ द टावर AC इक्वल टू 7 प्लस x, कोई दिक्कत है, AC को मेंशन कर दे, AC क्या हाइट है, हाइट ऑफ द टावर बराबर कर दे, बाकी पूरा एक्यूरेट है, कहीं कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है आप लोग को, समझ आ रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो बिल्कुल पक्का कर लेना दोस्त, जिसमें दोनों है, दोनों के दोनों एंगल दे, एलिवेशन भी दे और डिफ्रेक्शन एंगल भी दे, एलिवेशन एंगल भी दे और डिफ्रेक्शन एंगल भी दे, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर लेंगे दोस्तों सेकंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आप जानते हो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, स्ट्रोम, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, उस पेड़ की हाइट पूछता है, ये तो मुझ बानी दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों। सेकंड है, देखो ये बोला हुआ है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्ट्रोम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ध्यान देना दोस्तों, ये पेड़ था, ये लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये एक पेड़ था, आंधी आने से पेड़ टूट गया, ये पेड़ टूट गया तो क्या काम होता है, जब ये पेड़ टूटेगा ना, ये ट्री टूटेगा स्ट्रोम से, तो जो इसका ये टॉप था ना, ये टॉप ही तो नीचे आके मिलेगा ना बेस से, हाँ ये टॉप मिलेगा सर, ये टॉप मिलेगा, नाम देखना, ये ए, ये बी, ये सी, अगर वो पॉइंट सी था टॉप, तो यही तो सी बनेगा पॉइंट, सिंपल भाई, यही तो सी बनेगा ना पॉइंट, यही तो पॉइंट क्या बनेगा, सी बनेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं, तो अब क्या काम करना है, आप चाहे तो इसको सी दे सकते हो नाम, नहीं तो आप इसको अलग भी नाम दे सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो सर ये वही तो सी आया है, तो आप इसको सी देने में मेरे को लगता कोई परेशानी है इस पॉइंट को यहाँ देने में, क्योंकि ये टॉप का पॉइंट काम करता है। अब ये जो पेड़ था उसने हाइट क्या मांगी, लेट, अब एक बात का विशेष ध्यान देना, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या क्या गिवन थी, ये आपको समझ आ गया कि सर ये ए सी पूरा ट्री था और स्ट्रोम आने से बीच में से टूट गया, जहाँ से भी टूटा, बीच से जहाँ से भी, लेकिन ये टॉप नीचे आ गया, टॉप का पॉइंट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अगर अब आपसे लास्ट लाइन पूछे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट पूछ रहा है, ट्री की हाइट पूछ रहा है, तो आप एक काम करना, अगर वो ट्री की हाइट पूछ रहा है, किसकी हाइट पूछ रहा है मेरे को, पहला ट्री की हाइट पूछ रहा है, तो देखे ट्री की हाइट तो सर ये भी है, ट्री की हाइट तो सर ये भी है, यानी अगर वो ट्री की हाइट पूछ रहा है, लेट हाइट ऑफ ट्री, लेट हाइट ऑफ ट्री, सबसे मेन काम, हाइट ऑफ ट्री तो क्या कहलाएगी, एक्स प्लस वाई, क्या कहलाएगी हमारी, एक्स प्लस वाई, यही तो हाइट है, मेन हाइट तो मेरी ए सी है, तो इसको मैंने एक्स मानना, इसको मैंने वाई मानना, तो एक्स प्लस वाई निकालना, क्या निकाला मेरे को, एक्स प्लस वाई निकाला, लेकिन समझे आप लोग सर बी सी तो मेरा वाई है, तो ये भी क्या रहेगा वाई, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बच्चों को लगता है, नहीं भाई जो ये वाई है ये भी वाई का लाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, वाई का लाएगा, बस इसमें क्या काम करना, एक्स भी निकालना और वाई भी निकालना, इतना काम करना पड़ेगा, इसमें एक्स भी निकालना और इसमें वाई भी निकालना पड़ेगा। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन रहेगी जो लिखो, अब देखो ये भी निकालना, ये भी निकालना, एक इन्फॉर्मेशन बची, इसका मतलब तो बेस ही रखा, आप समझ गए क्या भाई, जब मेरे को एक्स भी निकालना, वाई भी निकालना, तो गिवन इन्फॉर्मेशन यही बचेगी ना। आप पढ़ो एक इन्फॉर्मेशन 8 मीटर थी, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सर ये तो 8 मीटर है, यानी बेस का तो ऑटोमेटिक ही पता लग गया 8 मीटर है। एक इन्फॉर्मेशन थीटा के बारे में देगा, थीटा 30 डिग्री है सर, हमेशा जानते हैं 30, क्योंकि तो 90 होता है, ये तो हमेशा क्या होता है 90, सारी चीज़ें पता लग गई आप लोगों को। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब तू आ जा मेरे पास, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री इन राइट एंगल ए बी सी में जब काम कर रहा हूं तो हमेशा याद कर, मैंने एक चीज तो बताई, tan थीटा, मैंने बताया हमेशा बनेगा tan थीटा, क्या बनेगा tan थीटा, और tan थीटा का फार्मूला होता है पब्लिक, क्या होता है पब्लिक,
₹10 किससे मांगे? पब्लिक से। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू सर सेम है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना सर? इसमें x है। बेस कितना सर? इसमें 8 दे रखा। बेस कितना दे रखा? 8। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3 x/8। हमें x चाहिए, हमें क्या चाहिए? x चाहिए, तो क्रॉस कर देना, तो 8 एकम 8, ये √3 यही पड़ा रहने दे। x को जो चाहिए वो अलग रख लो ना, हमें x चाहिए, तो 8 एकम 8, ये 8/√3। तो आप इस चीज़ को समझ पाए। इसको और थोड़ा सा वेरीफाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो आप ये कर सकते हो ना, 8/√3 सर जो नीचे होता है उसी से ऊपर और उसी से क्या कर दो? नीचे से कर दो, तो आपका ये 8√3/3, ये भी राइट है सर, ये भी आंसर राइट होगा। यानी जो नीचे रूट में होता है उसी से ऊपर उसी से नीचे करके रैशनलाइजिंग कर देते हैं, तो 8√3/3 होगा, x निकल गया। सेम एज इट इज मेरे को पाला y निकाले, मेरे रामफल क्या निकाले? y निकाले। अब y क्या निकालेगा? वही सेम फंडा है, काम तो इसमें करना है। तो आप क्या काम करो, एक फार्मूला दोबारा बदलना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को जरूरत इस y की है, इस y का नाम हाइपोटेनियस है, इस y का नाम दोस्तों हाइपोटेनियस है। इसको किस नाम से जानते हैं? हाइपोटेनियस से। और मेरे को एक वैल्यू ये बेस गिवन है, मेरे को एक चीज क्या गिवन है दोस्तों? बेस गिवन है। यानी वो फार्मूला पकड़ जिसके अंदर b भी आता हो और h भी आता हो, क्योंकि मेरे को y चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? y चाहिए। इस और मेरे पास एक b भी गिवन है। क्या गिवन है? b भी गिवन है। तो b और h वाला कौन सा फार्मूला है? बोस, यानी कोस। यानी इसमें कोस को भी याद करना पड़ेगा। किसको याद करना पड़ेगा? कोस को याद करना पड़ेगा। कोस थीटा का फार्मूला बोस, कोस थीटा का फार्मूला बोस। थीटा तो सेम ही है, थीटा तो सर 30 डिग्री है, थीटा तो सर 30 डिग्री है। बेस कितना है सर? बेस 8 है। हाइपोटेनियस सर y मान रखा, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या मान रखी? y मान रखी। कोस 30, अरे कोस 30 साइन 60 होता है। साइन 60 क्या था? √3/2, √3/2 साइन 60 बराबर होता है कोस 30, तो √3/2 8y क्रॉस कर दे भाई, तो √3y और 8 दूनी 16, तो y निकालने यहाँ से 16/√3। अभी बताया, अगर नीचे रूट में है, अगर नीचे रूट में है तो सेम ऊपर और सेम नीचे कर दे, तो ये आ गया 16√3/3, 16√3/3 मीटर। कोई दिक्कत है? हमने x भी निकाल लिया, हमने y भी निकाल लिया। अब सिंपल सा मेरा ये निकल जाएगी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगी। हाइट ऑफ द ट्री को मैं AC भी बोल सकता हूँ, यहाँ AC बराबर ये भी लिख सकता हूँ दोस्त, AC बराबर ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि AC तो है A और C x + y। सिंपल ये बात समझ पा रहा है? तो मैं हाइट ऑफ ट्री ना लिख करके AC का यूज कर रहा हूँ। किसका यूज कर रहा हूँ? AC का। ये था x + में y, x + में y। x की वैल्यू क्या थी? 8√3/3 प्लस में y की वैल्यू क्या थी? 16√3/3। अब आप तो इतना तो जानते हो सर, अपॉन सेम तो आंसर सेम ही आता है, अपॉन सेम तो सर आंसर सेम ही आता है। अब 16√3 8√3 सेम परिवार जुड़ जाएंगे, 16 और 8 24, 24√3 हो गया, 24√3 हो गया, 3 × 8 24, 3 × 8 24, तो राइट आंसर आ गया 8√3 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द ट्री था वो 8√3 आ गया। देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें सर। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके सामने आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। तो आप लोग देखिए दोस्तों, हम इसके भी कर चुके हैं, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के भी 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप ध्यान देना दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप इतना काम करते हैं तो हम अगली जो वीडियो है उस पर और मेहनत करेंगे दोस्तों, और वो क्वेश्चन निकाल कर लाएंगे जो कि सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद कर दे। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर लेंगे दोस्तों सर्कल। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, SBSE हो चाहे CBSE हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 80/80 ध्यान देंगे। हमें बात करनी है सर्कल पर। किस पर बात करनी है? सर्कल पर। जब सर्कल आएगी दोस्तों, जब सर्कल आएगा, 5 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। थोड़ा सा सर्कल की नॉलेज दे देता हूँ, थोड़ा सर्कल की नॉलेज दे देता हूँ। जब भी सर्कल आएगा रेडियस भाग्य आएगी। क्या भाग्य आएगी? रेडियस भाग्य आएगी, और रेडियस भी भाग्य आएगी, और आपको पता है सर एक टेंजेंट भी भाग्य आएगी। क्या भाग्य आएगी? टेंजेंट। और ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, कौन सा पॉइंट होता है? पॉइंट एट कॉन्टैक्ट होता है। ये सर रेडियस होती है, और बनता हमेशा ट्रायंगल ही है, बनता हमेशा ट्रायंगल ही है। और सर रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 का एंगल बनता है। ये थोड़ा मैं ये याद ही रखनी पड़ेगी, रेडियस और टेंजेंट के बीच कितने का एंगल बनता है? 90 का एंगल बनता है। इतनी बात समझ आ गई तो शुरुआत कर देता हूँ, फिर बता रहा हूँ टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट क्या होती है सर? टेंजेंट ये होती है, ये टेंजेंट होती है, सॉरी ये तो टेंजेंट नहीं होती, इसको तो हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं। और बात करूँ टेंजेंट क्या होती है? ऊपर से क्रॉस करती है, यानी ये पॉइंट जो इस पर सर्कल पर हो, ये पॉइंट होता है पॉइंट एट कॉन्टैक्ट, इसी को टेंजेंट के नाम से जानते हैं। इसका पूरा का नाम दे दूँ AB, तो ये AB टेंजेंट कहलाएगी। AB क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। ये तो सर छेदक रेखा होती है। इंग्लिश में नाम की बात करूं तो थोड़ा टाइम देना मेरे को, थोड़ा सा टाइम देना मेरे को। इसको क्या बोला जाता है वो भी बता देता हूं, पूछा जाता है एग्जाम में। इसको सर बोला जाता है, इसको जानते हैं सर
सिकेंट के नाम से, किसके नाम से जानती है? सिकेंट के नाम से। ध्यान देना, जो स्टार्टिंग में मेरे से बन गया था ना, जो इसके बीच से निकल गई, ये सिकेंट कहलाती है आप लोगों की इंग्लिश में। हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं इसको। ये भी पूछा जाता है, बताओ सर इसमें बताओ कि ए बी क्या है, ए और बी क्या है। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये ए बी क्या है और आपसे पूछ ले सी डी क्या है। ए बी तो सभी को पता, ए बी तो सर कोड है जो ट्रायंगल के अंदर ही रहती है भाई। अगर ट्रायंगल को सर्कल को कोई भी एक लाइन काटती है, ये तो कोड होती है ना। लेकिन ये कोड अगर बाहर निकल जाए, ये कोड अगर बाहर निकल जाए तो ये बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? जैसे सी डी पूछ रही तो बाहर निकला हुआ ना, ये सिकेंट है। ये क्या है? सिकेंट है। कंफ्यूज मत हो जाना, अगर काट करके बाहर निकल गई तो छेदक रेखा यानी सिकेंट, अगर अंदर ही रही तो ये आप लोग जानते हो सर कोड होती है। अंदर डायमीटर भी होता है, डायमीटर की तो पहचान होती है, वो तो हमेशा सेंटर से जाता है। किससे जाता है? सेंटर से जाता है। सारी चीजें मैंने आपको कंफर्म करा दी, लेकिन अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाता हूँ जो कि आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट उठा दिया दोस्त मैंने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उठा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला एक क्वेश्चन ऐसा उठा दिया जो कि एग्जाम में आपको मिलेगा किसी ना किसी कोड के अंदर। 6 को देखे, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। एक चीज बता रहा हूँ, जब भी टेंजेंट का जिक्र आए पहला काम कर सर्कल बना ले। पहला काम क्या कर मेरे गोपाल? सर्कल बना ले। अब क्या बोला? आगे बढ़, अब बढ़, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट बना। लेंथ ऑफ टेंजेंट सभी को पता सर, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ ले लो और एक ये टेंजेंट बना दो। क्या बना दो? एक टेंजेंट बना दो। लो, ये एक टेंजेंट बना दी सर, ये एक टेंजेंट मैंने बना दी। अब क्या बोला? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। इस पॉइंट का नाम ए दिया दोस्त, इस पॉइंट का नाम क्या दिया? ए दिया। पॉइंट का नाम ए दिया क्योंकि देखो ये तो सेंटर पॉइंट है, इसका नाम पॉइंट नहीं बोल सकता और इसको भी पॉइंट नहीं बोल सकता क्योंकि इसका नाम पॉइंट एट कॉन्टैक्ट है। अगर खाली पॉइंट बोल रहा है तो वो बारी बनेगा। इस बात को सीख ले पहले तो, मेरी बात को। बनना तो ट्रायंगल है लेकिन आकृति भी सीख ले, फिगर भी सीख ले। पॉइंट बोल रहा तो बार बनेगा। पॉइंट का नाम बोलते पॉइंट है, वो बार बनेगा। कहाँ बनेगा? वो पॉइंट बाहर बनेगा। पॉइंट ए बोल रहा था इसलिए मैंने उस पॉइंट को बार बना दिया। अब आगे देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोस्त ये ए पॉइंट। ये रहा सेंटर से तो 5 सेंटीमीटर ये दूरी दी। हर एक चीज का पता होना चाहिए। सेंटर से जो पॉइंट है 5 सेंटीमीटर पर बोला, और आगे स्टार्टिंग में जिक्र था लेंथ ऑफ टेंजेंट का। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो थी ना इज 4 मीटर, इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 दे रखी दोस्त, ये क्या दे रखी? 4 दे रखी। ये चमत्कार इंग्लिश मीडियम का है, मेरा नहीं है इंग्लिश मीडियम का। हिंदी मीडियम में तो सारी चीजें समझ आ जाती है। वो बोलता है स्पर्शरेखा की लंबाई 4 है, बच्चा आराम से टेंजेंट को स्पर्शरेखा बोलता है 4। वो बोलता है केंद्र से ए की दूरी 5 है, आराम से केंद्र से ए की दूरी 5 है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, देख मेरी बात को सिखा रहा हूँ। इसने बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के बारे में जिक्र किया। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। ये लाइन है, बाद में बताएगा टेंजेंट की इंफॉर्मेशन जो कि बताई। देख, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये 5 सेंटीमीटर तो बीच में लाइन घुसा करके इस सेंटर से और इस ए की दूरी बता दी। लेकिन जिसका जिक्र स्टार्टिंग में क्या था ताकि बच्चा गड़बड़ से इसको 5 इसको 4 लिख ले, वो गड़बड़ नहीं करनी। उसने बोला टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, इज 4 सेंटीमीटर, तो टेंजेंट 4 है। इस बात को समझ गया ना? इस बात को समझे रहना। यानी टेंजेंट कितनी होगी? टेंजेंट आप लोगों की 4 कहलाएगी। अब फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस पूछ रहा है दोस्त, इसका नाम दे दे ये ओ, इसका ये ए नाम ही था, इसका नाम बी दे दे। इसका नाम क्या दे दे? बी। रेडियस पूछ रहा है, रेडियस ओ बी पूछ रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है सर? क्योंकि हमें पता है सर ये बी 90 का एंगल है। स्टार्टिंग कर रहा हूँ, एंगल बी कितने का? 90 का। ये तो प्रेम में होती है दोस्तों, अपने आप लिख लेना। ये प्रेम में क्या होती है? ओपी परपेंडिकुलर होता है किस पर? ए बी पर। किस पर होता है? ए बी पर, है ना? ये प्रेम में बता भी देता हूँ। अगर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम एंड द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। सॉरी ये नहीं, ये होती है द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो याद कर लेना। फिर बोल रहा हूँ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। सिंपल इतनी बात याद करनी पड़ेगी, या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। यानी जो रेडियस है और जो टेंजेंट है इसके बीच 90 का एंगल बनता है। इतनी तो सीख लिया, अगर वो लाइन भी ना लिख पाए तो। ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसका मतलब यही है। अब ये जब 90 का बन गया तो इन राइट ट्रायंगल बन गया, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी में काम करूंगा। इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी में काम करूंगा। तू जानता ही है सर, अगर इसमें काम करूंगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनेगा। 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, इसकी वैल्यू तो 5 है, 5 का स्क्वायर। अब तेरी मर्जी, बेस या परपेंडिकुलर को जो मर्जी मान ले, लेकिन इन्फॉर्मेशन 4 दे रखी है, किसी को भी लिख ले। चलो 4 मैंने बेस लिख लिया, 4 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या बच जाएगा? ओ बी बच जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? सर कोई दिक्कत नहीं है। यानी हाइपोटेनियस का पता लगा ले, बाकी उसको बेस उसको पी मान ले से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये ओ बी का स्क्वायर तो 25,
प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, ये ओ बी का स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9, 25 में 16 गया 9, ओ बी स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा। 9 किसका होता है 3 का, हमें चाहिए भी ओ बी था। और ओ बी को किसके नाम से जानते हैं दोस्त, रेडियस के नाम से। तो 3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट थी 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें परेशानी इंग्लिश मीडियम में बच्चों को सिर्फ इतनी होती है, वो 4 को 5 लिख लेता, 5 को 4 लिख लेता, गलत हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान दे रे मेरे गोपाला, बात ध्यान दे। हाइपोटेनस हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। अगर तू ये भी नहीं सीख पा रहा, इसको सीख। हाइपोटेनस बड़ी होती है इसलिए 5 होगा, ये क्या होगा 4 होगा। लेकिन 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 ये कोई 100% नहीं है क्यों हाइपोटेनस ये 5 बोले, क्या पता एग्जाम में घुमा करके इसको 4 और इसको 5 बोल दे। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना पड़ेगा भाई, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना पड़ेगा। यानी जब भी टेंजेंट आएगी, मेरी बात तो मैं तो इतनी मोटी बात बता सकता हूँ, जब भी टेंजेंट का जिक्र आएगा राइट एंगल बनेगा, यानी ये थ्योरम भाग जाएगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल जाएगी, बातें सारी निकल जाएगी। आगे बढ़ते अदर क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने।